तो चलिए शुरू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 50 मार्क्स, ट्राई टू स्कोर 50 मार्क्स। 15 मार्क एमसीक्यू है और 35 मार्क्स थियरी है। 35 मार्क्स थियरी का अपन अभी मेहनत कर रहे हैं। 15 मार्क के एमसीक्यू, उसमें कुछ कुछ कवर होते जाएंगे, कुछ कुछ कवर मतलब वो कॉन्सेप्ट है, पर आपको कितना भी रहा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। यानी अगर मैराथन से अगर आपको रट रहा है तो सिर्फ कितने मार्क्स का रट रहा है? 35 मार्क्स, ये ध्यान रखिए। ओके तो भाई अपन सर कौन से सीक्वेंस से जाएंगे? अपने अपने सीक्वेंस से जा रहे हैं अपन, अपना सेम सीक्वेंस, क्योंकि अपने सारे सिलेबस हो चुके हैं, तो अपन चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम सीक्वेंस से गो हेड कर रहे हैं। ओके तो चालू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 आपका है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पेज नंबर अगर आप देखो तो SM 1 से चालू हो रहा है, सीक्वेंशियली अपन जा रहे हैं, आप स्टे कनेक्टेड रहिए। सबसे पहला पॉइंट है आपका डेफिनेशन बिजनेस पॉलिसी। ओके ये डेफिनेशन आपने एक बार पढ़ना है, बाकी छोड़ देना है। ओके लॉजिकली सबसे पहला पॉइंट होता है बिजनेस पॉलिसी क्या है। ओके सबसे पहला, इट इज अ स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ किसका? सीनियर मैनेजमेंट। क्रूशियल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द सक्सेस ऑफ टोटल एंटरप्राइज एंड डिसीजन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी पॉलिसी की बात आई तो सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट का काम क्या है, सेकंड पॉइंट सक्सेस कैसे डिफाइन होगा, जो सक्सेस को बैंड बजाने वाला कौन से प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई होंगे, और तीसरा पॉइंट हमें डायरेक्शन मिलेगा। तीन चीजें आप ध्यान रखिए, सबसे पहला सीनियर मैनेजमेंट, क्रूशियल प्रॉब्लम, सक्सेस नहीं क्रूशियल प्रॉब्लम जो आपके सक्सेस को इंपैक्ट कर रहे हैं, और लास्ट पॉइंट है डायरेक्शन। ये ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं पॉलिसी। ये होने के लिए एक पॉइंट था, उसके बाद आया आपका डेफिनेशन विद मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया मैनेजमेंट, अगर आपको याद होगा लेक्चर में मैंने क्लियर किया था, मैनेजमेंट आपके दो परसेप्शन लिखे जाते हैं। पहला पॉइंट एक है बिजनेस को मैनेज करने वाला पॉइंट, और एक है लोग जो बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के दो डेफिनेशन है, लेकिन आपको SM में दोनों डेफिनेशन का कॉम्बो यूज करना है, इसीलिए मैनेजमेंट के डेफिनेशन में आता है इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, टू डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन ए पर्टिकुलर मैनर। यानी एक प्रोसेस है, क्या है मालिक? मैनेजमेंट प्रोसेस। जो चीज इन्फ्लुएंस होती है, और इन्फ्लुएंस करने वाले कौन है? लोग है, पावर है, कंपिटेंस है। तो इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज बैक्ड बाय पावर, कंपिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेस। ओके तो आपका पॉइंट है मैनेजमेंट। तीसरा आता है स्ट्रैटेजी। मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट अगर बात करेंगे तो आप डिक्शनरी मीनिंग निकालोगे तो डिक्शनरी मीनिंग में सच आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो डिक्शनरी मीनिंग का कॉन्सेप्ट है इट हैज टू डू समथिंग विद वॉर, ये हुआ डिक्शनरी मीनिंग। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन क्या जाएगा? इट इज ए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड, चाहत क्या? इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। आत्मा क्लियर? तो अगर स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन बात करें ये रहेगा। इसके बाद आपके दो पॉइंट जो आपने नोट रखने चाहिए, इसके अंदर हो या ना हो लेकिन दो पॉइंट दिमाग में आना चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ होती है? कभी भी नहीं। ओके एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी याद रखना, एक स्टेटमेंट रखना, स्ट्रैटेजी इज नेवर ए फ्लॉलेस, स्ट्रैटेजी इज नेवर ए फ्लॉलेस। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके स्ट्रैटेजी तोड़ होनी चाहिए या मैनेजमेंट तोड़ होना चाहिए? मैनेजमेंट। ओके क्योंकि स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस होती नहीं है, इसीलिए आपको मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर स्ट्रैटेजी में कुछ भी फ्लॉ हो मैनेजमेंट उसको रिएक्ट कर सके। एंड देयरफॉर आपका अगला सवाल आता है स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? ओके प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? इट शुड बी ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड मालिक। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में प्लानिंग कर लेते हो आप, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो। एंड रिएक्टिव क्या होता है? एनवायरमेंट में जब चेंजेस होते हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते हैं और आप रिएक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली, डू यू एग्री मालिक? यस एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था आपको प्रोएक्टिव डिफाइन करना है और रिएक्टिव डिफाइन करना है। प्रोएक्टिव एनवायरमेंट को पहले स्टडी करते हो, डिसीजन लेते हो। रिएक्टिव एनवायरमेंट में कुछ होता है उसके हिसाब से डिसीजन लेते हो। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मेरे को नहीं लगता है कि डेफिनेशन में दिक्कत आनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आते ही कितनी चीजें आनी चाहिए? 5। पहला वर्ड आना चाहिए इट इज ए मैनेजरल प्रोसेस। इसके अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले मैं क्या बनाता हूं? विजन। सेकंड इसमें याद रखना ऑब्जेक्टिव्स, जबकि लॉजिकली अलग होएगा ऑब्जेक्टिव। तीसरा पॉइंट फॉर्मुलेटिंग है स्ट्रैटेजी, उसके बाद इंप्लीमेंटिंग है स्ट्रैटेजी, इवैल्यूएटिंग है स्ट्रैटेजी एंड टेकिंग ए करेक्टिव एक्शंस। ये हो गया आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन। भारत माता की जय। समझ में आएगा मालिक? उसके बाद आपका दो कॉन्सेप्ट आता है, ओके दो पॉइंट आता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SM। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SM आर देयर? 2। सबसे पहले मुझे क्या मिलना चाहिए? कॉम्पिटिटिव एंड दूसरा पॉइंट मैंने रिएक्ट करना चाहिए ना, रिएक्ट करना चाहिए तो क्या होना चाहिए? गाइड द कंपनी फॉर द फ्यूचर। तो दो चीज याद रखिए, एक है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक है गाइड द कंपनी। सेकंड क्वेश्चन आता है आपके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर आपको याद होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको याद दिला दो, 3 सवाल है आपके पास। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है एडवांटेज और तीसरा है लिमिटेशंस। ओके तो सर दूसरा सवाल आता है, पहला सवाल आता है ऑब्जेक्टिव। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव आर देयर? 2। सर कौन से 2 ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दूसरा है गाइड द कंपनी। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। ये ध्यान रखना, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के लिए। उसके बाद आता है सवाल एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर हाउ मेनी एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर देयर? द लॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 7 एडवांटेजेस। और मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेंबर, ओके कमल स्वीट्स याद होगा, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर एक एडवांटेज से आपको सवाल आ सकता है, एक एडवांटेज आपका डिफाइन कर सकता है। तो इसलिए 7 एडवांटेज लॉजिकली याद रखना। सबसे पहले ये हमें क्या देता है? गोल्स, मिशंस, ये डिफाइन करता है। सेकंड मुझे वो क्या देता है? फ्रेमवर्क।
ओके याद रखना पहला पॉइंट याद मेरे को, गोल्स विजन स्टेज 1 रे 5 डेफिनेशन में से 5 पॉइंट निकाले थे, उसमें से पहला पॉइंट हुआ है ना, वही इसका एडवांटेज है। मुझे गोल्स देगा, मुझे विजन देगा, मुझे मिशन मिलेगा। सेकंड सिनेरियो मुझे क्या देगा, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब क्या, कौन से बिजनेस में रहना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट रखने चाहिए, कौन से मार्केट में रहना चाहिए, ये फ्रेमवर्क मुझे मिलेगा। तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएम ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेगा, क्या रहे, प्रोएक्टिव। कि तू 5 स्टेप यूज कर रहे हैं ना मालिक, तो प्रोएक्टिव रहना जरूरी है। तीसरा पॉइंट प्रोएक्टिव रहेगा। चौथा सिनेरियो रिएक्टिव है, लेकिन रिएक्टिव का लिखने का तरीका अलग होगा। इट विल बी गाइडिंग फॉर फेसिंग द फ्यूचर। याद रखना इसके अंदर मसाला अगर आपको याद होगा तो अपॉर्चुनिटीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ था। तो चौथा पॉइंट, इट विल गाइड द कंपनी फॉर फ्यूचर वेयर द मार्केट विल बी हैविंग अपॉर्चुनिटीज। पांचवा सिनेरियो पंच और आंसर है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आपको याद होगा सरप्राइज नहीं होने वाला, क्योंकि आप प्रोएक्टिवली जा रहे हो। और इसके साथ में छठा और सातवां पॉइंट बेसिकली लॉन्ग टर्म पे फोकस करता है, यानी लॉन्गिट्यूडी ऑफ बिजनेस ध्यान रखता है। एंड लास्ट पॉइंट, ये तुम्हारा क्या बढ़ाएगा, सीसी बढ़ाएगा। और सीसी बढ़ा तो क्या आएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और इसके ऊपर का सवाल था कमल स्वीट्स कॉर्नर, याद आया मालिक? ये पॉइंट याद रखना। 7 पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए। 7 पॉइंट में क्या क्या है याद रखना। सबसे पहले क्या देता है वो, गोल्स विजन मिशन, ओके, यानी डायरेक्शन देता है, याद आया मालिक? सेकंड पॉइंट मुझे क्या देता है, फ्रेमवर्क। थर्ड सिनेरियो प्रोएक्टिव रहता है। चौथा पॉइंट सरप्राइज से बचाता है, गाइडिंग द कंपनी फॉर फ्यूचर, ओके, पर ये सरप्राइज वाला एलिमेंट इज फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। पांचवा पॉइंट, इट इज ए कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। छठा पॉइंट कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल याद रखो, ओके, परफेक्ट, लॉन्गिट्यूड बिजनेस को लंबा चलाएगा। एंड आखिरी कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पिटिटिव। लेकिन ये एडवांटेज तो मिल रहा है, लेकिन साथ में साला लिमिटेशन भी है ना मालिक। लिमिटेशन तेरे कितने हैं, 4। एनवायरमेंट स्टैटिक है, डायनामिक है, डायनामिक इसको टर्बुलेंट बोला गया है। पहला पॉइंट एनवायरमेंट टर्बुलेंट है। दूसरा सिनेरियो सबसे दिक्कत वाली बात है एनवायरमेंट के लिए, सबसे पॉइंट ये है कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना 5 स्टेप है, टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन ये 2 करने वाला नहीं है, तेरे को एक्सपर्ट लगेगा, इसलिए पैसा भी जाएगा। और चौथा पॉइंट है, तू अकेला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खेलने वाला है क्या, सामने वाला भी है, तो सामने वाले की स्ट्रेटेजी क्या है ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। Therefore, limitation of strategic management, how many limitations are there? 4. Environment is complex, turbulent. Second point, SMA is time consuming. It is a costly and it is difficult to estimate competitive response of firms strategy. आत्मा क्लियर है? तो 3 सवाल तेरे को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आने चाहिए। तीनों सवाल मेरे ख्याल से झेप गए हो गए। 3 सवाल क्या क्या है? पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। ऑब्जेक्टिव कितने हैं, 2, एडवांटेज कितने हैं, 7, लिमिटेशन कितने हैं, 4। भारत माता की जय, जेपा मालिक। ये होने के बाद तो आगे बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक लेवल्स कितने हैं याद रखना। मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो टॉप मिडिल लोअर होते हैं मालिक। यहाँ पर डिसीजन लेने वाली औकात कितनी है, 3 औकात है मालिक। कौन सी 3 औकात है स्ट्रेटेजिक लेवल में? 3 औकात कौन सी है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। सर मेरे को बताओ, याद होगा, आपको याद होना चाहिए, बिजनेस लेवल जो डिसीजन लेगा उसका और एक नाम मैंने दिया था, जनरल मैनेजर। तो बिजनेस लेवल मैनेजर बोलूं या जनरल मैनेजर बोलूं, आंसर रिमेन सेम। और जो बिजनेस लेवल मैनेजर है, क्या ऐसा हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस लेवल मैनेजर ना हो? आंसर इज यस। सर कैसे हो सकता है? लॉजिक सिंपल है, ओके, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ले लो, एटी एकेडमी, जिसके अंदर मैं हूं और हुली है, तो फंक्शनल है और मैं हूं, तो बिजनेस लेवल के डिसीजन कौन लेगा, फंक्शनल लेवल, कॉर्पोरेट लेवल नहीं लेगा। तो अगर आपको सवाल आता है जिसमें आपको लगता है इसका डिसीजन मेकिंग बिजनेस लेवल मैनेजर कर रहा है, तो उसमें ऑप्शन में अगर आपको बिजनेस लेवल मैनेजर नहीं मिला तो आपको किसको टिक करना होगा, फंक्शनल लेवल। उस टाइम पे मत बोलना क्वेश्चन मिसिंग है। आत्मा क्लियर? इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है चैप्टर 1 में, जो सबसे बहुत कॉम्पिटिटिव सवाल है, जो सबके साथ कंफ्यूज होता है, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बताइए। रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, मेरे को नहीं लगता कि ये सवाल किसी को भूलना चाहिए। हाउ मेनी रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर आर देयर? अगर आपको याद होगा 8 रोल थे, याद है क्या मालिक? सर सबसे पहले क्या देता है वो, कंपनी के लिए ओवरसी द डेवलपमेंट, ओके। दूसरा सिनेरियो क्या देगा, मिशन एंड गोल्स, कौन से बिजनेस में रहना है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, प्रोवाइडिंग लीडरशिप एंड लिंक बिटवीन पीपल। कौन से के बीच में लिंक है ये, कंपनी एंड शेयर होल्डर। याद आया मालिक? तो 8 पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहले वो क्या देखेगा, ओवरसी। सेकंड, कंपनी के लिए क्या देगा, मिशन विजन। तीसरा पॉइंट सिनेरियो क्या करेगा, ओके, बिजनेस कौन सा होना चाहिए। चौथा क्या करेगा, रिसोर्स। पांचवा छठा दिमाग पूरी मत कर, फॉर्मुलेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, लीडरशिप। एंड आखिरी कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, लिंक बिटवीन शेयर होल्डर एंड कंपनी। आत्मा क्लियर है? इसमें आपको और एक सवाल आएगा जो चैप्टर 7 में कंफ्यूजिंग होगा, वो कौन सा होगा, लीडरशिप वाला। तो ये चैप्टर 7 के साथ कंफ्यूजिंग नहीं होने का। चैप्टर 7 के दो सवाल होंगे, रोल्स ऑफ लीडर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर, दोनों अलग अलग सवाल है, ध्यान रखते जाना। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज किया जाता है? आंसर इज यस। मैंने आपको ये चीज समझा दी थी, जब भी कोई सवाल आए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दिखे, उसके अंदर पहला पैराग्राफ पूरा चिपका देने का। उसके बाद 3 ऑर्गेनाइजेशन के इन्होंने डिफाइन किए हुए। कौन से 3 ऑर्गेनाइजेशन? पहला दिया हुआ है एजुकेशन, दूसरा दिया है हेल्थ केयर और तीसरा दिया है गवर्नमेंट।
एवरीबडी क्लियर? तो सबसे पहले इन लोग ने क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पर याद रखना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है दो इसमें डिवाइड होते हैं, एक होता है कमर्शियल, एक होता है नॉन कमर्शियल। किसका प्रॉफिट मोटिव होता है? कमर्शियल। किसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है? नॉन कमर्शियल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव करती है अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए? कमर्शियल। कौन सी फाइनेंस बाहर पे रिलाई करती है, जिससे पैसा बाहर से मिलने वाला है? नॉन कमर्शियल। इनका मोटिव पैसा बाहर से लाना, इसीलिए इनको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करना पड़ता है, क्योंकि इनको पैसा बाहर से मिलता है मालिक, और इसके लिए ये लोग क्या क्या करते हैं वो कॉन्सेप्ट डिफाइन किया हुआ है। और इसमें तीन चीजें तेरे को ध्यान रखनी है। सबसे पहला कौन सा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करता है यार, बाहर से स्टूडेंट अट्रैक्ट करता है, ओके, कॉम्पिटिटिव देता है, आपको घर पे बैठे डिग्री देता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। सेकंड पॉइंट, अगर हेल्थ केयर है, आप बात करो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कितना अच्छे से करती है हॉस्पिटल, मेरे को बताओ आज के डेट में क्या हॉस्पिटल में एम्बुलेंस मिलता है? यस। क्या पैथोलॉजी लैब मिलता है? यस। क्या घर पे बैठ के आपको डॉक्टर की सर्विसेज मिलती है? ये आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मसाला इसका याद रखना है। एंड तीसरा सिनेरियो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज किया जाता है, लेकिन एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर है ना रिजिडिटी होती है, क्योंकि जिसने विजन बनाया है, बार बार पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये आते हैं कि ये न्यूज में रहता है, और न्यूज की वजह से ये बार बार एजेंडा चेंज नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज नहीं कर सकते ऐसा बोला? नहीं, लेकिन एजेंडा चेंज करना चैलेंजिंग टास्क होगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स के लिए फॉर्मेट करेगा। तो मेरे ख्याल से भारत माता की है, ओके, लॉजिकली क्लियर है मालिक? तो मेरे ख्याल से चैप्टर 1 का लॉजिक क्लियर है। चैप्टर 1 के बाद बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 आपके लिए तोड़ चैप्टर होता है। अगला चैप्टर जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। ओके, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? अगेन वेरी तोड़ एलडीआर चैप्टर, मैंने आपको ये बताया हुआ है। सारे 8 चैप्टर में से सारे 8 चैप्टर में से सबसे तोड़ चैप्टर कौन सा रहेगा? चैप्टर 2। सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर 2। तो आपको चैप्टर 2 बहुत तोड़ याद रखना है मालिक। चैप्टर 2 की बात करें तो शुरुआत होती है, अगर आपको इसको डायग्रामेटिक वे से याद रखना है तो डायग्रामेटिक वे से मैंने कैसे याद रखा था? सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, ओके, सीसी, अगर आपको याद है सीसी का फुल फॉर्म कोर कंप्यूटर, दूसरा सिनेरियो आता है वीसीए, वैल्यू चेन आ रहा है, सीए कंप्यूटर, और ये 3 बॉक्स याद रख, और इसके पहले 2 क्वेश्चन याद रख। सर कौन से 2 क्वेश्चन है? पहला पॉइंट है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड इंडस्ट्री एनालिसिस, याद आया मालिक? तो इस तरह से ये तेरा पहले 5 सवाल है। उसके बाद तेरा दूसरा कॉन्सेप्ट जाता है, जो जाता है विद रिस्पेक्ट टू, ओके, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पॉइंट क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का पॉइंट क्या है, एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद तेरे लिए जाते हैं 4 मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स? बीसीजी मैट्रिक्स, एनसॉफ मैट्रिक्स, एडीएल मैट्रिक्स एंड जीई मैट्रिक्स, याद आया मालिक? एंड लास्ट बात है तेरा स्वॉट, टाउस एंड और एक कॉन्सेप्ट होगा ग्लोबलाइजेशन। आत्मा क्लियर? जिसमें पहला चालू होता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है? तेरे जितने कॉम्पिटिटर है उनका पूरा डेटा जमा कर, उनके बारे में पता कर, सारी चीजें लैंडस्केप पेपर में डाल। याद आया मालिक? तो इसमें कितने स्टेप्स होते हैं तेरे? 5। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, सेकंड पॉइंट एनालाइज द कॉम्पिटिटर, उनके क्या पता करो? स्ट्रेंथ, कि उनके क्या पता करो? वीकनेस, और ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन एक पेपर में डाल दो। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मालिक? 5। मेरे ख्याल से याद आया मालिक? आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, डिटरमाइन क्या? स्ट्रेंथ, क्या करो? वीकनेस, एंड पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। एवरीबॉडी क्लियर? और शायद मैं आपको मसाला याद दिला दूं, अगर आपको याद होगा स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो स्ट्रेंथ और वीकनेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता कैसे चलेगी? तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आपको रिव्यू देखने चाहिए। कौन से रिव्यू देखने चाहिए? एक्सट्रीम रिव्यू, जिसने सबसे अच्छे से दिया होगा, जिसने सबसे खराब दिया होगा, उससे मुझे मालूम पड़ेगा। जो खराब रिव्यू होगा मुझे मालूम पड़ेगा उसका वीकनेस है, उसमें मैंने काम करना चाहिए। और जो उसके सबसे अच्छे रिव्यू है वो क्या है? उसके लिए स्ट्रेंथ, मैंने उस पर वो एरिया को इंप्रोवाइज करना चाहिए, तब जाके अपन कुछ कॉम्पिटिटिव कर सकेंगे। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद तेरा अगला सवाल आता है, ओके, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ये एक छोटा सा पार्ट था, बीच में कवर किया था। सर इसमें क्या इश्यूज है? ये आपको मैंने बताया था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है। एनालिसिस करना मतलब पूरा पता करना। इसमें 2 चीज होती है। सबसे पहला पॉइंट होता है, मेरे को बताओ खाली मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने चाहिए या अपॉर्चुनिटी थ्रेट देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? दोनों देखना चाहिए? नहीं, खाली अपॉर्चुनिटी थ्रेट मत बोलिए, खाली स्ट्रेंथ और वीकनेस मत बोलिए। यानी मैंने खाली इंटरनल देखना चाहिए, एक्सटर्नल भी देखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये बोलते हैं बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दूसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर इसके अंदर, यहां पर याद रखना, स्ट्रैटेजी एक दिन में तुम सक्सेसफुल नहीं होते। स्ट्रैटेजी छोटे 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 डिसीजन लेके ओवर ए लॉन्ग टर्म तोड़ स्ट्रैटेजी बनती है मालिक। एंड दैट इज 2 इश्यूज व्हिच नीड टू बी कंसीडर्ड इन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। जब भी आप एनालिसिस करोगे 2 इश्यूज ध्यान में रखना। सबसे पहले इंटरनल भी स्टडी करना, एक्सटर्नल भी स्टडी करना। एंड याद रखना और एक चीज, छोटे छोटे डिसीजन लेके तोड़ बड़ा बनेगा। आत्मा क्लियर है? तो 2 इश्यूज कितने हैं? 2 इश्यूज है। पहला पॉइंट है स्ट्रैटेजी इवॉल्व ओवर ए, यानी ये क्या है? छोटे छोटे डिसीजन लेके बड़ा होगा। एंड दूसरा सिनेरियो क्या था? बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। लेकिन याद रखना जरूरी है सर, इसके अंदर रिस्क भी होते हैं सर, रिस्क के बिना काम नहीं होता। सर कितने प्रकार के रिस्क होते हैं? तो इन्होंने डिफाइन किए थे, रिमेंबर 2 तरह के रिस्क होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड
लॉन्ग टर्म, इंटरनल के रिस्क, एक्सटर्नल के रिस्क। ओके, इंटरनल एक्सटर्नल के रिस्क, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिस्क। ओके, अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल के शॉर्ट टर्म रिस्क क्या होता है, मैंने एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट करने में गलती कर दी, दैट इज माय शॉर्ट टर्म रिस्क। यानी मेरे हिसाब से मेरे को लगा था एनवायरनमेंट मेरे फेवर में काम करेगा, लेकिन साला एनवायरनमेंट उल्टा निकल गया, शॉर्ट टर्म रिस्क। लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क क्या होगा, शॉर्ट टर्म सर्वाइव हो गया, एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से काम किया, लेकिन मां कसम साला टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंट हो गई। तो यानी लॉन्ग टर्म में रिस्क क्या होगा, चेंज इन एनवायरनमेंट कैन लीड टू ऑब्सोलेंस। एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, जो मेरे हाथ की बात नहीं है। तो पहला मेरे को लगा था एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से काम करेगा मेरे लिए, लेकिन मैं जब एनवायरनमेंट में गया, मैं मार्केट प्रोडक्ट लॉन्च किया, मां कसम गड़बड़ हो गई। और दूसरा सिनेरियो मैंने क्या बताया, एनवायरनमेंट में तो शॉर्ट टर्म तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैंने काम किया, मैंने मेहनत किया, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बन गया, ऑब्सोलेट। उसी तरह मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस में क्या दिक्कत है, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, मेरे को लगा मेरे स्ट्रेंथ ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है, मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा है, लेकिन साला मैं फुलफिल ही नहीं कर पा रहा डिमांड। तो शॉर्ट टर्म में मेरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या हो गया, मेरी औकात नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी इज अनेबल टू फुलफिल द डिमांड। शॉर्ट टर्म में क्योंकि अरे आज डिमांड आई और कल मेरे को फुलफिल करनी है, कैसे कर पाऊंगा। और दूसरा चीज लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मैं डिमांड फुलफिल कर पाऊंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हुली मेरे साथ रहने वाला है, हो सकता है हुली छोड़ के निकल जाए। यानी लॉन्ग टर्म में ओके इनकंसिस्टेंसी आ सकती है स्ट्रेटजी जो हम लोग प्लान करें, कि मेरे को लग रहा था ह्यूमन रिसोर्स मेरे लिए तोड़ काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंट हो नहीं रहा है। ये पॉइंट आपके लिए आता है, इसको मैंने आपको बताया था, ये जस्ट रीड करिए और आगे बढ़िए, ज्यादा हेडेक करना मत। लेकिन ये पॉइंट है कि अपने सिलेबस में, लेकिन एमसीक्यू या ट्रू एंड फॉल्स की वजह से ये पॉइंट आ सकता है, आप ये ध्यान रखना। ओके, इसमें मिक्स मैच मत करना। यानी मेरा क्वेश्चन आता है आपसे, एक सवाल एकदम पूछा जा रहा है मालिक, ओके मेरे को बताइए, ओके सोच समझ के बताइए मालिक, क्या मेरे को इंटरनल एनवायरनमेंट स्टडी करना चाहिए, यस। क्या मेरे को एक्सटर्नल करना चाहिए, खाली इंटरनल करना चाहिए, खाली एक्सटर्नल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना चाहिए। भारत माता की जय, जय पाके मालिक। और इसमें याद रखना स्ट्रेटजी एक दिन में बनेगी क्या, छोटे सीरीज ऑफ स्मॉल डिसीजन, एमसीक्यू या ट्रू एंड फॉल्स। अगर इसके बाद भी गड़बड़ हुआ, मां कसम तोड़ पीटूंगा मैं। लॉजिक याद रहेगा मालिक, ओके रिस्क वाला एक बार पढ़ ले, समझा तो समझा, नहीं तो आगे बढ़ जा। लेकिन लॉजिक याद रखना, रिस्क दो तरह के होते हैं। कौन से दो रिस्क होते हैं, एक होता है इंटरनल का, एक होता है क्योंकि स्ट्रेटजी एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस किसका करेगा, एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट तेरे दो एनवायरनमेंट है, इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी, इन दो के एनालिसिस कैसे करेगा मालिक, ये दो एनालिसिस में रिस्क क्या हो सकता है, तो शॉर्ट टर्म में रिस्क हो सकता है, लॉन्ग टर्म में रिस्क होता है। आत्मा क्लियर, ये होने के बाद आता है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से अपने को एलडीआर निकालने हैं। ओके, जब मैं इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करूंगा तो सर मैं क्या ध्यान में रखूंगा, क्या फैक्टर्स ध्यान में रखूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन होलसेल आना मुश्किल है, क्योंकि ये क्वेश्चन होलसेल आए तो बहुत बड़ा आंसर रहेगा, और नेवरदलेस अभी तक इसका मैंने एक्सपीरियंस देखा नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव। मेरे को बताइए सर, मैंने अगर आपको बोला कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बताइए तो पहला, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बताइए तो पहला, मैंने बोला इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बताइए, ये वाला, ये एनालिसिस करना है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। सर सबसे पहले क्या करूंगा इसमें, सबसे पहले मैं डोमिनेंट इंडस्ट्री फीचर देखूंगा, मार्केट रेट क्या चल रहा है, कैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, बैंक क्या रेट पे लोन देती है, क्या कैसे काम करती है इंडस्ट्री का, पहले डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री देखेंगे। सेकंड सिनेरियो सर मैंने क्या देखना है अगले पेज पे, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिशन। सर इसमें क्या देखेंगे, पोर्टर 5 फोर्सेस, याद आएगा माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस कौन से 5 फोर्सेस बताइए, 5 फोर्सेस कौन से। पहला पॉइंट राइवलरी, दूसरा सब्स्टिट्यूट, न्यू एंट्री सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बात खत्म मालिक, आपके लिए पॉइंट ध्यान रखना, यही तो सेकंड में स्टडी करना है, लेकिन ये स्टडी आपको चैप्टर 5 में पढ़ाई हुई है, इसलिए इधर नहीं पढ़ाएंगे वो। तीसरा सिनेरियो आपके लिए आता है ट्रिगर्स फॉर चेंज। अगर आपको याद होगा ट्रिगर्स फॉर चेंज क्या होता है, कच्चा बादाम मेरा काचा ट्रेंड, तो आइडेंटिफाई करो ट्रेंड क्या है, एंड वो ट्रिगर फॉर आइडेंटिफाई किया, उसके लिए स्टेप्स लो। याद रखना इसमें 2 स्टेप्स होते हैं आपके लिए, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, एंड ट्रेंड के हिसाब से आपने एंटिसिपेशन करके आपने स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। दैट इज योर 2 स्टेप्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रिगर्स ऑफ चेंज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट कंपनी, लेकिन इसका क्वेश्चन का नाम मैंने बताया था स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग। अगर आपको याद होगा डायग्राम कुछ इस तरह से क्लास में किया था मालिक, इस तरह से कुछ बनाया था, इधर एबीसी बना था, इधर डीईए बना था, इधर जीएचआई बना था, इधर पीक्यूआर, एंड लास्ट पॉइंट था XYZ। याद आया कुछ, ये स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग है, याद आएगा मालिक। स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग मतलब क्या है, मेरे को मालूम पड़ गया मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, लेकिन वो कॉम्पिटिटर मेरे स्ट्रांग है या वीक है। मेरे को मालूम पड़ रहा है मेरे 5 कॉम्पिटिटर है, लेकिन किसकी औकात मेरे अगेंस्ट ज्यादा है, ये आइडेंटिफाई करना स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग में होगा। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये 4 स्टेप से मालूम पड़ेगा। सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वापस मैं बता रहा हूं, ये टीवी में डील कर रहा होगा, मैं टीवी और फ्रिज में भी डील कर रहा हूँ, तो हमारी कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, वो आइडेंटिफाई करिए। तो पहला स्टेप क्या बोलता है, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव, किस बेसिस पे कंपीट कर रहे हो ये बताइए मालिक, पहला बेस बताइए आपका कंपीट करने का, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मालूम है 2 वेरिएबल मैप बनाई है, अगर आपको याद होगा ये 2 वेरिएबल मैप बनाया ना, ये प्लॉट द फॉर्म ऑन 2 वेरिएबल मैप, और उसके साथ में असाइन द फर्म्स, आपका जो भी कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर है उसको असाइन कर लीजिए। इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर इधर डायग्राम में क्या था, इधर थे आपके गुडविल का पॉइंट, गुडविल याद आया, और इधर थे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, अगर मैं इधर डाला हूं तो इधर क्या है, इधर गुडविल बहुत अच्छा है,
लेकिन प्रोडक्ट कम है। इधर मैंने इधर लिखा है गुडविल की लगी पड़ी है, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा ये था, याद आया मालिक, जिसका गुडविल भी अच्छा, प्रोडक्ट भी अच्छा। ये आपको डिफाइन करना है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग। आपको थियरी में ये अकेला आ सकता है, ये एलडीआर मैंने मार्क किया था, ये आपने ध्यान रखना चाहिए। तो स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग में मेरे को बताइए कितने पॉइंट्स है। स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग में 4 स्टेप्स है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए क्या, कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई मत करिए, कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करने का काम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में कर लिया साले। ओके, तो सर इधर क्या किया, कॉम्पिटिटिव कैरेट। सेकंड पॉइंट क्या बनाइए, 2 वेरिएबल मैप बनाइए। तीसरा पॉइंट फॉर्म्स को असाइन करिए। एंड चौथा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्कल बनाइए जो प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप है। भारत माता की जय, जेपा के मालिक। ये होने के बाद आपका तीसरा आता है, ओके, सामने वाले का स्ट्रैटेजिक मूव आइडेंटिफाई करिए। मैंने आपको बोला था सामने वाला क्या करने वाला है, ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना बेवकूफी होगी, पॉसिबल नहीं है। सर क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे भाई, अरे यार, सामने वाला अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाला है क्या, लेकिन अपन अपने आदमी उधर फिट करेंगे, जिसकी वजह से अपने को मालूम पड़ेगा वो सामने वाला स्ट्रैटेजी क्या लेने वाला है। याद है मालिक, मैंने बताया था कंप्यूटर के घर पे अपन अपने आदमी बिठाएंगे, अपने प्यादे बिठाएंगे। याद है मालिक, ये पॉइंट रहेगा, ये है स्ट्रैटेजिक मूव। ओके, इसके लिए कुछ नहीं है, एक होलसेल आंसर के लिए ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद आता है और एक बाप आंसर जो आपके लिए एलडीआर है कि सक्सेस फैक्टर, चाबी सक्सेस फैक्टर। याद आएगा मालिक, मैंने आपको बताया था कोर कॉम्पिटेंसी एंड की सक्सेस फैक्टर दोनों अलग अलग है। कोर कॉम्पिटेंसी आपकी कॉम्पिटेंसी है, की सक्सेस फैक्टर अलग है। कोर कॉम्पिटेंसी कितनी होती है, 5 से 15। की सक्सेस फैक्टर कितने होते हैं, 3 से 4। की सक्सेस फैक्टर में से कोर कॉम्पिटेंसी एक है, लेकिन की सक्सेस फैक्टर उसके अलावा भी है। ओके, जो दुनिया दे सकती है वो मैं भी दे रहा हूं, वो की सक्सेस फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं हो सकती। एग्जांपल, तेरा सपोर्ट अच्छा है, मेरा सपोर्ट अच्छा है, मां कसम, ओके, की सक्सेस फैक्टर है। लेकिन मैं कुछ भारी कर रहा हूं, तू जो नहीं कर पा रहा, वो कोर कॉम्पिटेंसी, पर क्या वो की सक्सेस फैक्टर बनता है? यस। तो की सक्सेस फैक्टर के लिए मुझे कैसे मालूम पड़ेगा सर मेरे पास की सक्सेस फैक्टर क्या है? तो 4 चीजें, तूने 4 सवाल पूछने हैं अपने आप से। सर 4 सवाल क्या पूछेगा? सबसे पहला सवाल होगा, तेरे को और कंप्यूटर को किस बेसिस पे कस्टमर चूज करता है, कस्टमर तो उसको क्यों चूज कर रहा है, कारण बताइए। पहला सवाल पूछ, कंप्यूटर क्यों चूज कर रहा है। सेकंड, वो जो दे रहा है, वो जो कस्टमर को दे रहा है, क्या वो क्रूशियल है क्या? सेकंड सवाल, वो क्रूशियल है क्या, वो क्रूशियल है क्या? तीसरा, उसके पास क्या कैपेबिलिटी है, उसके पास क्या रिसोर्सेज है, वो बता कर, कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या उस बंदे के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या? तो 4 सवाल तुझे पूछने, तो पता चलेगा तेरे की सक्सेस फैक्टर क्या है। तो कौन से 4 सवाल पूछेगा? सबसे पहले पूछेगा कंप्यूटर क्या दे रहा है। दूसरा क्या पूछेगा, कंप्यूटर जो दे रहा है वो क्रूशियल है क्या। तीसरा, वो देने के लिए क्या तेरे पास रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी। चौथा, क्या उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर ये 4 सवालों का आंसर आया, इसका मतलब वो क्या है, की सक्सेस फैक्टर। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, की सक्सेस फैक्टर कितने होते हैं, 3 से 4। ओके, की सक्सेस फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं या इंडस्ट्री के होते हैं? इंडस्ट्री के। कोर कॉम्पिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखियो, कोई सक्सेस फैक्टर इज ऑफ इंडस्ट्री नॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोर कॉम्पिटेंसी इज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आत्मा क्लियर है मालिक? ये होने के बाद आपका जाता है नेक्स्ट पॉइंट, ओके, फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस। गया तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है तो तू घुसेगा, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है तो तू घुसेगा नहीं। भारत माता की जय, जेपा के मालिक। ये होने के बाद तेरा अगला सवाल आता है, मां कसम तोड़, कोर कॉम्पिटेंसी कितनी होनी चाहिए? कोर कॉम्पिटेंसी 5 से 15। सबसे पहला सवाल, कोर कॉम्पिटेंसी, ओके, कौन से एरियाज है जिसमें कोर कॉम्पिटेंसी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या कंडीशन क्या है जिससे मालूम पड़ेगी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? तो इसमें सी के प्रहलाद भाई साहब ने बताया है। सर कितनी चीजें बताई है? 3 चीजें। सबसे पहले आपके और कंप्यूटर में कुछ डिफरेंस होना जरूरी है। दूसरा, जो डिफरेंस है वो वैल्यूएबल होना चाहिए। ओके, याद रखना, वैल्यूएबल ही नहीं रहेगा यार। ओके, याद होगा तेरे को, मैंने बोला ग्लास का मास। तो दूसरा पॉइंट वैल्यूएबल होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, ओके, ये मैं कोई भी मार्केट में जाऊं, वो कॉम्पिटेंसी दूसरे मार्केट में भी अप्लाई की जा सकती है। दिस आर 3 पॉइंट्स। वापस क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एरियाज जहां पर कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाइड की जाती है? व्हाट आर द एरियाज? ये ऐसा सवाल नहीं है, ये नहीं बोल रहा है कौन सी कॉम्पिटेंसी है जो कोर कॉम्पिटेंसी बनेगी, ये ऐसा सवाल नहीं है कौन सी कॉम्पिटेंसी कोर कॉम्पिटेंसी बनेगी, ये बोल रहा है कौन से एरिया में कोर कॉम्पिटेंसी बना सकते हो। तो मेरे पास 3 एरिया जिसमें कोर कॉम्पिटेंसी बनाऊंगा। सबसे पहले मैं तुझसे कुछ अलग करूंगा, वो वैल्यूएबल होगा। और तीसरा सिनेरियो, वैल्यूएबल के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो होगी इसकी वजह से मैं किसी भी मार्केट में जाके अप्लाई करूंगा। मैंने हमेशा डोमिनोज का एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। ओके, डोमिनोज में किधर भी जाऊं, चीज का टेस्ट सेम आता। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज कैन बी अप्लाइड इन एनी मार्केट। भारत माता की जय, जेपा के मालिक। कोर कॉम्पिटेंसी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सिनेरियो सेम आंसर जाएगा, खाली ये स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड बाय कोर कॉम्पिटेंसी। याद रखना, क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए कितने क्राइटेरिया? 3। खाली रिवर्स आंसर करो। सबसे पहले वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट में एक्सेस होना चाहिए। सेकंड सिनेरियो, ओके, वैल्यू होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, ओके, क्या होना चाहिए? डिफिकल्ट टू इमिटेट।
ये 3 पॉइंट आपके लिए रहेगा जो कंप्यूटर इमिटेट नहीं कर पाएगा। तो भाई पोटेंशियल एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट, सेकंड पॉइंट वेल सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू कस्टमर एंड कंप्यूटर राइवल के लिए इमिटेट करना मुश्किल है। ओके तो मेरे पहला सवाल और दूसरे सवाल में डिफरेंस क्या है? पहला सवाल आपका जो जा रहा है वो जा रहा है व्हाट आर द एरियाज जहां पर कोर कॉम्पिटेंसी देखी जा सकती है, और ये इसमें नाम क्या हो याद रखने का है, सीके प्रहलाद। दूसरा सवाल आता है आपके लिए क्राइटेरिया क्या फुलफिल करने चाहिए कोर कॉम्पिटेंसी के लिए, तो 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए। लेकिन तीसरा सवाल बाप सवाल है। तीसरा सवाल बाप सवाल किस कंटेक्स्ट में? हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं तीनों सवाल में कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियर कर देता हूं वापस। अगर मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास कुछ कॉम्पिटेंसी है और उसको कोर कॉम्पिटेंसी बनानी है, तो कौन सा सवाल होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके याद रखना, मेरे को कौन से एरिया में कोर कॉम्पिटेंसी ढूंढनी है? फर्स्ट। मुझे क्राइटेरिया क्या है? सेकंड। लेकिन मैं बोलूंगा क्राइटेरिया बताइए जिससे मेरी कॉम्पिटेंसी कोर कॉम्पिटेंसी बनेगी। क्राइटेरिया बताइए जिससे मेरी कॉम्पिटेंसी कोर कौन सा आंसर होगा? थर्ड, नॉट सेकंड। सेकंड तेरा आंसर का क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड बाय कोर कॉम्पिटेंसी ने कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए? आपका सेकंड। मैं बोल रहा हूं व्हाट आर द क्राइटेरिया जिससे कॉम्पिटेंसी क्या बनेगी। तो तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल ये है मेरी कॉम्पिटेंसी क्या बननी चाहिए। जब भी आपको ऐसा आएगा कि कॉम्पिटेंसी को कोर कॉम्पिटेंसी बनानी है, क्या बोला मैंने? कॉम्पिटेंसी को कोर कॉम्पिटेंसी बनानी है, तो आपके लिए कौन सा सवाल हो जाएगा? थर्ड वाला। आत्मा क्लियर है? तो कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट। सबसे पहले क्या है? वैल्यूएबल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, याद है ना? सेकंड सिनेरियो वैल्यूएबल कैसे होना चाहिए, याद है? टी शर्ट पहन के आया था, रेयर। तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड चौथा पॉइंट है नॉन सब्स्टिट्यूएबल। 4 पॉइंट है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत आना चाहिए। पहला पॉइंट है वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूएबल। तो तीनों क्वेश्चन कोर कॉम्पिटेंसी के क्लियर है मालिक। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन चार्ट बताइए कोर कॉम्पिटेंसी का। 4 पॉइंट क्या? 3 क्वेश्चन क्या है? पहला पॉइंट है एरिया, क्राइटेरिया एंड क्या, तीसरा पॉइंट क्या है? हाउ टू। ओके याद रखना, कभी भी सवाल क्वेश्चन आया कि मेरी कॉम्पिटेंसी को कोर कॉम्पिटेंसी बनानी है, आपका पॉइंट कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? थर्ड होगा। आत्मा क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन ध्यान रखना, थर्ड क्वेश्चन ध्यान रखना, कॉम्पिटेंसी टू बिकम कोर कॉम्पिटेंस। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं अपन, वैल्यू चेन एनालिसिस। यहाँ पर आए माइकल पॉटर साहब। माइकल पॉटर साहब बोले ओके कैसे हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस का स्टेप फॉर्म करेंगे, तो इन्होंने बताया हम सिर्फ 2 काम करेंगे। 2 काम कौन से करेंगे? सबसे पहले ओके व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन वैल्यू चेन एनालिसिस, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन वैल्यू चेन एनालिसिस। देयर आर ओनली 2 स्टेप्स इन्वॉल्वड। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द सेपरेट एक्टिविटी एंड असेस द वैल्यू फ्रॉम ईच। खत्म हो गया आंसर, ये आंसर इतना ही था, याद है बुक में? बस खत्म। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन वैल्यू चेन एनालिसिस? 2, आइडेंटिफाई, एसेस, आइडेंटिफाई, एसेस। और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 एक्टिविटी कौन सी होती है? प्राइमरी एंड सपोर्टिंग। याद आएगा मालिक? तो प्राइमरी एक्टिविटी में कितनी एक्टिविटी बताइए माइकल पॉटर भाई साहब ने? 5। अगर आपको याद होगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। जब मैं ऑपरेशन बोल रहा हूं इसका मतलब है प्रोडक्शन। याद है ना मालिक? ये प्रोडक्शन हुआ। ओके 5 एक्टिविटीज ध्यान रखनी है। ये 5 एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज है? प्राइमरी। 5 एक्टिविटी बता फटाफट प्राइमरी की। इनबाउंड, मैं एकदम सिंपल कहता हूं, इनबाउंड, आउटबाउंड, प्रोडक्शन। उसके बाद और 2 और पॉइंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। इसके बाद है सपोर्टिंग एक्टिविटी। सपोर्टिंग एक्टिविटी इन 5 को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज है। तो कितनी एक्टिविटीज है? 4। सर कौन सी? प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था प्रोक्योरमेंट खाली आप है ना परचेज ऑर्डर मत गिना करो। प्रोक्योरमेंट में कुछ भी चीज प्रोक्योर करनी है तो प्रोक्योरमेंट में आती है। आत्मा क्लियर? इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल आता है सर लिंकेज क्या होगा? याद रखना ओके हाउ मैनेज द लिंकेज इन वैल्यू चेन एनालिसिस। मैनेज द लिंकेज इन वैल्यू चैनल। तो हाउ टू मैनेज a linkage in value chain analysis? 3, प्राइमरी टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सपोर्टिंग एंड सपोर्टिंग टू सपोर्टिंग। याद रखना एक क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने ऑलरेडी चैप्टर 8 में। ओके लिंकेज इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। कितने लिंकेज होते हैं? 2, फॉरवर्ड लिंकेज एंड, पर वो लिंकेज किसके बीच में है? ओके प्रोसेस में नहीं है। ये लिंकेज किस में है? प्रोसेस में। तो ये लिंकेज तेरे को याद रखना प्रोसेस के लिंकेज, वैल्यू चेन के लिंकेज है। तो वैल्यू चेन के लिंकेज आए तो तेरे को क्या करना है? प्राइमरी टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सपोर्टिंग, सपोर्टिंग टू प्राइमरी। ओके लेकिन मैंने बोला लिंकेज बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन कितने होंगे? 2, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। याद आया क्या? सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाएंगे और फिर बाद में स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, फॉरवर्ड। ओके जैसा स्ट्रक्चर है वैसी स्ट्रेटजी बनाएंगे, बैकवर्ड। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर डिफाइन करिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? ओके आपको एवरेज मार्केट शेयर से ज्यादा मिलना इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए 2 सवाल आपके हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाउ टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा? सबसे पहला भाई एकदम बेसिक पॉइंट है। सबसे पहले 3 चीजें ध्यान रखिए। सबसे पहले मेरे पास होता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं। कौन से? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। दूसरा सिनेरियो रिसोर्सेज वैल्यू होना चाहिए। ये वैल्यू कैसे मिलेगा? इंटीग्रेट, प्राइमरी टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सपोर्टिंग, सपोर्टिंग टू सपोर्टिंग। याद आया मालिक? और ये होने के बाद अगर ये वैल्यूबल रहा तो अल्टीमेटली ओके जिसको कैपेबिलिटी बोलते हैं अपन, याद है ना? कैपेबिलिटी। और इसे क्या मिलना चाहिए? वैल्यू। तो हाउ टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कान खुले। हाउ टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बताइए मालिक, हाउ टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? 3। सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिसोर्स।
कैपेबिलिटी, वैल्यू, आत्मा क्लियर है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए रिसोर्स का मसाला, टैंजिबल, इनटैंजिबल, कैपेबिलिटी, इंटीग्रेट, एंड उसके बाद क्या मिलना चाहिए, वैल्यू। ओके, अब मेरे को बताओ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी जो आपके पास है उसके औकात कैसी होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर्स कैसे होना चाहिए, तब जाके आप बोलोगे रिसोर्सेज आपके पास बेहतर है। तो उसके कैरेक्टर्स होने चाहिए चार कैरेक्टर्स। क्या होना चाहिए, इफ यू रिमेंबर मैंने एग्जांपल हमेशा दिया है विनोद सर के लिए, मैं और प्रशांत, अगर आपको याद है रिसोर्सेज है, मैं उनके कैपेबिलिटी है। ओके, डोंट यू थिंक उन्होंने मेरे को क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंश्योर करना चाहिए मैं ट्रांसफरेबल ना हूं। याद आया मालिक? ओके, तो सबसे पहले मैं क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांसफरेबल हेडिंग है, लेकिन इसका मसाला क्या होगा, ट्रांसफरेबल नहीं होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। तीसरा सिनारियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे को कॉपी नहीं होना चाहिए, इमिटेबल नहीं होना चाहिए। एंड चौथा कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्रोप्रिएट, पैसा दे, पैसा नहीं आया तो कैसे काम करेगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। भारत माता की जय, छिपक गया मालिक। तो भाई मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो 3 सवाल आपके तोड़ जाने चाहिए, सीसी, वीसीए एंड सीए। पक्का क्लियर? तीनों सवाल ध्यान रखना। अगर मैंने आपको बोला भाई कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, उसके बाद आता है वैल्यू क्रिएशन। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से वैल्यू क्रिएशन आता है, ये पंचायती है। सर वैल्यू क्रिएशन मतलब क्या होता है, कस्टमर को वैल्यू मिलना चाहिए, जो प्राइस मिल रही है कंपनी को प्राइस मिलना चाहिए, और कॉस्ट जो बनता है उसको उससे प्रोडक्ट बनने का कॉस्ट मिलना चाहिए, मतलब रिकवर होना चाहिए। दैट्स वैल्यू चेन एनालिसिस का वैल्यू क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये पॉइंट आपके लिए दिमाग फोड़ी करने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस में 3 कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, एसबीयू, उसके बाद एक्सपीरियंस कर्व एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पहले बात करते हैं एसबीयू। एसबीयू का फुल फॉर्म क्या होता है मालिक, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। मेरे को बताओ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या था। ओके, क्या ये यूनिट के कैरेक्टर क्या थे, 4 कैरेक्टर, सबसे 3 कैरेक्टर। ये कैरेक्टर, ये बिजनेस क्या है, बहुत सारे बिजनेस को मैनेज करके एक यूनिट बना है। दूसरा, ओके, जिसके सेपरेट विजन मिशन है, पर ये डेफिनेशन में लिखोगे, हाँ, लेकिन इसमें क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट, इसके सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है। और तीसरा सिनेरियो, इसको मैनेज करने के लिए कौन चाहिए, बिजनेस लेवल मैनेजर। भारत माता की जय, छिपक गया मालिक। ये होना जरूरी है आपके लिए। कैरेट देख, मैंने आपको बताया ये चीज आपको वापस चैप्टर 7 में मिलती है, इसीलिए मैंने चैप्टर 7 में इस पॉइंट के लिए रिस्क लेने बोला था। तो चैप्टर 7 में अगर बाई चांस आपसे एसबीयू छूट गया या आपने एसबीयू नहीं पढ़ा, इधर का कंपनसेट हो सकता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये होने के बाद आपका अगला आता है एक्सपीरियंस कर्व। ओके, एक्सपीरियंस कर्व, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, जिंदगी में क्या मिलते जाएगा, एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस कर्व की बात करें तो ये बोलता है हमारे 3 फीचर्स है। सर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, पहले दिन पे एक्सपीरियंस आने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट, एक्सपीरियंस क्या आपको देगा, एडवांटेज। किसी और क्या एडवांटेज देगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा ना भाई, क्योंकि सामने वाला मेरे से एक एक्सपीरियंस कम, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और तीसरा सिनेरियो है लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपीरियंस इफेक्ट यूज करते हैं। मेरे को एक चीज बताइए जो लिखी हुई नहीं है, एक्सपीरियंस कर्व की वजह से क्या कॉस्ट कम होती है? यस, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना कॉस्ट कम, क्योंकि उसकी वजह से मास प्रोडक्शन चालू होता है। जब तक स्टार्टिंग में होता है तो मास प्रोडक्शन नहीं होता है। मेरे को बताओ पहली बार जब काम चालू करते हो वेस्टेज ज्यादा होते हैं कम होते हैं? ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वेस्टेज कम हो गए। फीचर्स ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। और उसी तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, मेरे को नहीं लगता प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में दिक्कत आनी चाहिए। कितने फेजेस है, 4, इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज, डिक्लाइन फेज। ये फेज 4 फेजेस है, और जो तेरे को ध्यान रखने होंगे 4 फेजेस क्या है। और इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यार, कितना भी कर लो बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाने में थोड़ा आसानी होती है। ओके, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल में मेरे को तो ग्रोथ फेज और मैच्योरिटी फेज में डिफरेंस क्या होता है? क्या मैच्योरिटी फेज में ग्रोथ है? हाँ, याद रखना, कभी भी बोलना मत डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन पे पैसा कम कब होना चालू होगा, डिक्लाइन में। तो फिर मैच्योरिटी फेज में क्या होता है, ग्रोथ होता है, लेकिन ग्रोथ का जो ग्रोथ का जो परसेंटेज रेट ये कम हो जाता है। जब ग्रोथ और मैच्योरिटी में क्या फर्क है, दोनों में ग्रोथ है लेकिन एक में ग्रोथ का परसेंटेज कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी फेज। आत्मा क्लियर है? डिक्लाइन होते हुए आप मैच्योरिटी नहीं बोलोगे। डिक्लाइन में आपको याद रखना परसेंटेज नेगेटिव में गया, जैसे ही नेगेटिव में गया डिक्लाइन। नेगेटिव जब तक जाता नहीं तब तक मैच्योरिटी नहीं है, तब तक डिक्लाइन नहीं है, तब तक किस पे रहोगे, मैच्योरिटी। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं 4 मैट्रिक्स। 4 मैट्रिक्स मैंने आपको समझा दिया, जिसमें से सबसे पहला आसान सा मैट्रिक्स है मालिक, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बीसीजी मैट्रिक्स। मालिक बीसीजी मैट्रिक्स मेरे को नहीं लगता है कि आपको डायग्राम देख के झेप जाता है भाई। 4 पॉइंट क्या क्या है, स्टार, कैश काउ, डॉग्स, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स। क्वेश्चन मार्क के 2 और क्या नाम थे, वाइल्ड कैट्स एंड प्रॉब्लम चिल्ड्रंस। याद है मालिक? ओके, तो मेरे को बताओ स्टार को क्या करे, बिल्ड करे, इन्वेस्ट, बिल्ड करे, होल्ड करे, हार्वेस्ट करे या डाइवेस्ट करे? स्टार को बिल्ड करना है, पैसा लगने वाला इधर। अरे याद है क्या मालिक, स्टार को क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना। अरे और पैसा कमाएगा डालेगा, कमाएगा डालेगा। सर क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट ग्रोथ अभी भी है, मार्केट ग्रोथ अभी भी है। मेरे पास मार्केट शेयर भले ही तोड़ है लेकिन अभी भी मार्केट में दम है, इसीलिए इसको बिल्ड करेंगे। लेकिन कैश काउ में जाइए, मेरा मार्केट ग्रोथ तोड़ कम हो गया है लेकिन शेयर तमाम भाई होल्ड करके रख, होल्ड करके रख, इसको जाने मत दे।
लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम चिल्ड्रन या वाइल्ड कैट्स या क्वेश्चन मार्क। इसको कॉन्सेप्चुअली बोलते हैं अपन हार्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखो, लॉन्ग टर्म पे ज्यादा रिलाई मत करो, दिमाग फोड़ी मत करो। हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चन मार्क स्टार बने या डॉग में जाए, डिपेंड ऑन योर स्ट्रैटेजीज। एंड अल्टीमेटली सबसे बूढ़ा जो है या जिसको बंद करना चाहिए वो कौन है? डॉग। सर क्या बंद करना मेरे लिए स्टिग्मा होना चाहिए? नहीं, बंद करके मैंने ये चीज किसी और क्वेश्चन मार्क में जानी चाहिए। ये पॉइंट अपने लिए समझना जरूरी है। आत्मा क्लियर है? यही पॉइंट बीसीई मैट्रिक्स है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन बीसीई मैट्रिक्स? 4, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग। हाउ मेनी स्ट्रेटजीज आर देयर? बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइव। मेरे को पता बिल्ड किसके लिए रहेगा? स्टार। होल्ड किसके लिए रहेगा? कैश काउ। हार्वेस्ट किसके लिए रहेगा? क्वेश्चन मार्क। एंड डाइवेस्ट किसके लिए रहेगा? डॉग्स। मेरे ख्याल से भारत माता की जय। क्या मालिक? लेकिन इसके लिमिटेशन है मालिक। लिमिटेशन क्या है? सबसे पहला पॉइंट, जितना ये सिंपल लग रहा है उतना ही वो डिफिकल्ट है। तो पहला पॉइंट याद रखना, डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि एसबी को डिफाइन करना एक चैलेंजिंग पॉइंट है। सर एसबी को डिफाइन करना चैलेंजिंग पॉइंट क्यों है? रीजन सिंपल है, अपन ने हाई और लो देखा है, मॉडरेट का क्या? मॉडरेट का क्या मालिक? जिसका 50% शेयर है उसको कैसे डिफाइन करोगे आप? तो मॉडरेट में दिक्कत आएगी। तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लासिफाइंग करंट बिजनेस, बट ये एडवाइस फ्यूचर के लिए बहुत कम देता है। होल्ड बोलता है, होल्ड बोलता है, इन्वेस्ट बोलता है, इन्वेस्ट करके करना क्या? अरे इन्वेस्ट करके करूं क्या? इन्वेस्ट करना मतलब क्या? आगे डाइवर्सिफाई करना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, क्या कुछ देता है क्या आंसर? नहीं। एंड लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर कंपनी के लिए बहुत मार्केट शेयर और ग्रोथ पे ही एम्फेसाइज हो रहा है, बाकी दूसरा फैक्टर देखे नहीं जा रहे। व्हाट अबाउट माय गुडविल? ओके, मैंने आपको एक चीज और एक समझाई थी, अगर मैं 10 बच्चे लेके प्राइवेट ट्यूशन देके 2 पेटी लगा रहा हूँ एक बच्चे से, ओके, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है मैं 500 को पढ़ाऊँ या 10 को पढ़ाऊँ? प्रॉफिट तो मेरे को उतना ही आ रहा है। ये चीज एम्फेसाइज नहीं हो रही है इसमें आप सिर्फ 400 बच्चे देख रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप प्रॉफिट मार्जिन नहीं इग्नोर कर रहे हो। ये चीज को ओवरकम करने के लिए अगले मैट्रिक्स आए थे। बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से बीसीजी मैट्रिक्स क्लियर है मालिक। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था क्लास में, 4 मैट्रिक्स जो है, बीसीजी हो, एनसॉफ हो, ओके, एडीएल है, जी है, चारों में से आपको एक आने की संभावना पूरी है। ये ध्यान रखना, चारों मैट्रिक्स तोड़ होने चाहिए। बीसीजी मैट्रिक्स काम खत्म होने के बाद तेरा आता है एनसॉफ। मेरे को नहीं लगता एनसॉफ को बताने की जरूरत है, एनसॉफ अपने खून में बसा हुआ है। एनसॉफ 2 कॉन्सेप्ट पे जाता है, एक होता है मार्केट्स और एक होता है प्रोडक्ट्स। अब मेरे को बताओ, अगर एग्जिस्टिंग मार्केट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो क्या करना चाहिए? मार्केट पेनिट्रेशन। अगर मार्केट नया है, कान खुले, और प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, मार्केट नया है और प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, मार्केट डेवलप। सर मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है? ओके, नया मार्केट कैसे मालूम पड़ेगा कि नया मार्केट डेवलपमेंट है? चैनल्स, 3 चीजें समझाइए मेरे को, नाम बता। चैनल्स, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट, प्रमोशनल मीडिया। भूलना मत साले, बहुत अच्छे से बात किया था इस पे। 3 चीजें याद रहेगा ना मालिक? ओके, ये होने के बाद तेरा पॉइंट आता है, सर मार्केट वही, प्रोडक्ट नया, क्या होगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड अगर दोनों चीज नहीं है, डाइवर्सिफाई। बस याद रखना, इसका मसाला लिखते वक्त अगर एनसॉफ आया तो डाइवर्सिफिकेशन में तू फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कोई भी पंचायती समझाएगा नहीं। ओके, ये 4 के बारे में कब लिखना है? अगर सिर्फ क्वेश्चन में एनसॉफ शब्द आया तो, एनसॉफ नहीं आया तो इधर आना मत। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एडीएल। ये बाप मैट्रिक्स है, इसके लिए मैं एकदम सिंपल बताऊंगा। पहले तो सिर्फ आप है ना ये 2 को याद रखो, ये याद रखो और ये याद रखो। पहले ये 2 पार्ट को याद रखो। सर ये 2 क्या है? ये 2, ये वाला क्या है? ये है इंडस्ट्री मैच्योरिटी। मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट मैच्योरिटी नहीं है। क्लास में बताते वक्त मैंने बहुत अच्छे से इस पॉइंट पे समझा था, ये मेरा प्रोडक्ट खत्म हो रहा है ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री खत्म हो रही है। ओके, याद रखना मालिक। तो इसलिए इंडस्ट्री मैच्योरिटी के कितने फेजेस है? 4। इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, डिक्लाइन है। और मेरी पोजीशन कितनी होगी? 5। सबसे पहली कौन सी पोजीशन है? डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब कौन सी? मोनोपोली। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या? मोनोपोली से थोड़ी सी कम लेकिन होल्ड अच्छा है। उसके बाद है फेवरेबल। अगर आपको याद होगा फेवरेबल में एक चीज होती है, मेरी और तेरी सेम होगी। ओके, और अगर मैं बात करूं मेरी टेनेबल है तो तेरी कौन सी होगी? ओके, नहीं, मेरी टेनेबल है तो तेरी कौन सी होगी? स्ट्रॉन्ग। और अगर मेरी वीक है तो तेरी कौन सी होगी? ओके, इसके लिए एक चीज याद रखना, सबसे पहले आखिरी याद रख विड्रॉ। ओके, उसके बाद ये 2 याद रख, डाइवेस्ट। उसके बाद ये 3 याद रख, टर्न अराउंड। उसके बाद ये वाला एरिया याद रख, नीश, फोकस। ये 4 रख ले, बाकी सब याद रखना जरूरी है तेरे को। ओके, तो जिसमें से अगर तेरे को याद होगा, पहले वाले में हमेशा मैंने बताया क्योंकि तेरी मोनोपोली है। ओके, याद रखना डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो पहली वाली लाइन पे डिफरेंशिएट मत करना मालिक, ये याद रखना। पहली वाली लाइन पे डिफरेंशिएट करना मत, पहली स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट मत करना क्योंकि तेरी पोजीशन बहुत अच्छी है ना, काहे के लिए दिमाग फोड़ी कर रहा है? ओके, नेक्स्ट लाइन में क्योंकि तेरी पोजीशन अच्छी नहीं है, तेरी पोजीशन प्लस माइनस हो रही है। ओके, यहां पर पहले इसमें ट्राई क्या कर? डिफरेंशिएट कर। ओके, दूसरे इसमें भी क्या कर? डिफरेंशिएट। लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ और इंडस्ट्री की मैच्योरिटी आ चुकी है, ओके, क्या कर? कॉस्ट लीडर बनने की कोशिश कर। उसके बाद भी अगर देखिएगा इधर भी डिफरेंशिएट वाला पॉइंट था और उसके अगर डिफरेंशिएट नहीं हुआ तो फोकस कर। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू रिमेंबर स्ट्रक्चर। मैं बहुत समराइज वे में समझा रहा हूं, लेकिन ये चीज आपको छिप जानी चाहिए कि ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या था? 4/5 और ये 4/5 मैट्रिक्स में याद रखना, इस तरह से याद रख। लास्ट वाला क्या था? ये वाला क्या था? विड्रॉ। ये वाला क्या है? ओके, डाइवेस्ट। ये वाला क्या है? टर्न अराउंड। ये वाला क्या है? फोकस। नीश। आत्मा समझा?
और बाकी वाले मैंने आपको बता दिया क्या लिखना। पहली वाली लाइन में क्या लिखने का हमेशा, कॉस्ट लीडर, क्योंकि तेरी तू बाप है भाई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन में क्या लिखने का, डिफरेंशिएट, और उसके बाद याद रखना डिफरेंशिएट में 2 पॉइंट तक डिफरेंशिएट करना। उसके बाद मैच्योरिटी आ गई, खत्म हो रही है इंडस्ट्री, यार इंडस्ट्री खत्म हो रही है, जाने दे, क्या कर, कॉस्ट लीडर बन रहे। एंड आखिरी पॉइंट में याद रखना डिफरेंशिएट कर, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन पे है, तो कुछ डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर नीचे जाओगे। भारत माता की जय, जेपा के मालिक। ये होने के बाद तेरा आता है जनरल इलेक्ट्रिक, जीई। जीई का फुल फॉर्म क्या है, जनरल इलेक्ट्रिक। और जनरल इलेक्ट्रिक में अगर मैंने आपको बताया था ये कंपनी कौन सी है जो फार्मा में बहुत तोड़ बनाती है, इफ रिमेंबर मैंने बताया था, आप एमआरआई निकालो, जो भी निकालो, जीई आपको मिलेगा। इवन बल्ब वगैरह इलेक्ट्रिसिटी में ये बहुत तोड़ कंपनी है। इन्होंने ये मैट्रिक्स निकाला। सर ये मैट्रिक्स क्या निकाला, ये 5 मैट्रिक्स है सर। इसमें है ना बीसीजी का ओवरकम किया। बीसीजी को कैसे ओवरकम किया, इन्होंने 2 चीज ली। बीसीजी ने मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ लिया था। ये बोले हम मार्केट शेयर मार्केट ग्रोथ पे बात नहीं करते, हम 2 चीज पे बात करते हैं, मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। और ये मार्केट अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। इसी पॉइंट पे अगर नीचे देखोगे मार्केट अट्रैक्टिवनेस में क्या क्या आएगा और बिजनेस स्ट्रेंथ में क्या क्या आएगा लिखा हुआ है। ओके, जब मैं बात करता हूं मार्केट अट्रैक्टिवनेस, तो भाई सर साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्राइसिंग ट्रेंड क्या है, डिमांड क्या है, ये अपन डिफाइन करते हैं। ये 5 चीजें मार्केट अट्रैक्टिव। मार्केट अट्रैक्टिव है कि नहीं बताइए मालिक, ये पॉइंट अपन डिफाइन करेंगे। बिजनेस स्ट्रेंथ, मेरा गुडविल कैसा है, मेरा मार्केट शेयर कैसा है, मेरा ब्रांड कैसा है, ओके, मेरे कस्टमर लॉयल्टी कैसी है, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे है, बिजनेस स्ट्रेंथ, ये याद रखना। तो इन शॉर्ट अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आपको याद नहीं आया, बिजनेस स्ट्रेंथ इंटरनल ध्यान रखना, मार्केट अट्रैक्टिवनेस एक्सटर्नल ध्यान रखना। ओके, बिजनेस स्ट्रेंथ क्या होती है, इंटरनल, मार्केट अट्रैक्टिवनेस क्या होती है, एक्सटर्नल। और इसके लिए स्ट्रेटजीज कैसे डिफाइन करोगे, ये मार्केट अट्रैक्टिवनेस है और बिजनेस स्ट्रेंथ है। और अगर आपको याद होगा इसमें 3 मैट्रिक्स हो गए, 3/3 हो गया। 3/3 की हुआ, इसमें हाई और लो नहीं है, हाई मीडियम लो। तो बिजनेस स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक, हाई, मीडियम, लो। इसमें अगर देखोगे ये 3 और ये 3, ओके, ये 3 याद रखना। जो ये पहले वाले 3 है इसमें हमेशा क्या कर, इन्वेस्ट। जो ये 3 है इसमें क्या कर, ओके, होल्ड कर, कैश का वाला जो है ना वो कर। और ये वाला क्या कर, हार्वेस्ट, नहीं तो डाइवेस्ट। ये पॉइंट 2 कर। आत्मा क्लियर है? तो याद रखना पहले 3, इसमें पहले 3 में क्या करेगा, ये पहले 3 में क्या करेगा, इन्वेस्ट। दूसरे बीच वाले 3 में क्या करेगा, होल्ड, कैश का वाला। और इसमें अगर कॉम्बिनेशन देखेगा ना, हाई हाई और हाई मीडियम, ओके, इन्वेस्ट। मीडियम, ओके, हाई और लो, इसका कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड होल्ड। और जैसे ही लो मीडियम खत्म हो गया, मीडियम और लो आ गया, हाई निकल गया, ओके, आपको करना है डाइवेस्ट और हार्वेस्ट। ओके, डाइवेस्ट करो या हार्वेस्ट करो। आत्मा क्लियर है? तो 4 मैट्रिक्स कौन से पढ़े मैंने, मेरे को बताओ 4 मैट्रिक्स कौन से पढ़े। पहला बीसीजी, एनसॉफ, एडीएल। आत्मा क्लियर? ये चारों मैट्रिक्स अपने को झप जाने चाहिए। भारत माता की जय। क्लियर मालिक? 4 में से एक आने की पूरी संभावना है। अगला सवाल आता है तेरा, तेरी ताकत और तेरी शिद्दत। स्वॉट का फुल फॉर्म, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है इनहेरेंट कैपेबिलिटी। वीकनेस क्या होती है? इनहेरेंट वीक, लिमिटेशन, मेरी लिमिटेशन है। आत्मा क्लियर? अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी मतलब मार्केट फेवरेबल कंडीशन। ओके, थ्रेट्स क्या होते हैं? मार्केट अनफेवरेबल कंडीशन। सर इसमें स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स का एनालिसिस होता है, इसीलिए इसके एडवांटेज क्या है, इसके 3 एडवांटेज है। सबसे पहला, ये मुझे क्या देता है? फ्रेमवर्क देता है। दूसरा, ये मुझे कंपैरेटिव करके देता है, मेरे स्ट्रेंथ कैसे है, मेरी वीकनेस कैसे है, मेरे अपॉर्चुनिटी कैसे है, मेरे थ्रेट्स कैसे है, ये मेरे कॉम्पिटिटर के साथ में भी एनालिसिस करके देता है, तो कंपैरेटिव अकाउंट देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मुझे बेस देता है स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी नहीं बताता है, ये बेस देता है स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करने के लिए। इसीलिए तो टाउस मैट्रिक्स आया। अगर ये स्ट्रेटजी दे देता तो टाउस मैट्रिक्स आता ही नहीं। तो टाउस लाने का कारण कौन है? स्वॉट। अगर स्वॉट के वीकनेस नहीं होते तो टाउस आता ही नहीं था मालिक। तो स्वॉट के वीकनेस का पॉइंट है, स्ट्रेटजी आइडेंटिफिकेशन के लिए बेस है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? तो स्वॉट के एडवांटेज बताइए, कितने एडवांटेज है? 3। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये क्या देता है? फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क याद रख। दूसरा पॉइंट क्या देता है? कंपैरेटिव देता है। और तीसरा पॉइंट, बेस फॉर स्ट्रेटजी आइडेंटिफिकेशन। 3 चीजें मुझे वापस चाहिए, फ्रेमवर्क, कंपैरेटिव, स्ट्रेटजी आइडेंटिफिकेशन के लिए बेस। एवरीबॉडी क्लियर? इसको ओवरकम करने के लिए कौन आ गया? टाउस। टाउस का फुल फॉर्म क्या है? थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। उल्टा किया, बाकी इसे उल्टे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे को मैट्रिक्स याद रखना है। इफ रिमेंबर, इधर अपन ने क्या पढ़ा था? मैक्सी 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 मिनी मिनी मैक्सी मिनी मिनी। आपको खाली ये याद रखना है कि पहला जो मैक्सी मिनी जो भी होगा वो कौन होगा? इंटरनल। और जो दूसरा वाला वर्ड होगा एक्सटर्नल। अगर मैं बोल रहा हूँ मैक्सी मैक्सी मतलब क्या? मेरे स्ट्रेंथ है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है। मैं बोल रहा हूँ मैक्सी मिनी मतलब क्या? मेरे स्ट्रेंथ है, मार्केट में थ्रेट्स है। मैं बोल रहा हूँ मिनी मैक्सी मतलब क्या? मेरे वीकनेस है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है। और मैं बोल रहा हूँ मिनी मिनी, मेरे वीकनेस है और मार्केट में थ्रेट्स है। आत्मा उसके लिए स्ट्रेटजी दी है। इन्होंने स्ट्रेटजी क्या दी हुई है? इन्होंने एकदम क्लियर कर बताया है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी करिए, कंजर्वेटिव करिए, कॉम्पिटिटिव करिए, डिफेंसिव करिए। व्हेन आई से एग्रेसिव, आग बंद करके मार्केट में उतर, तेरे पास स्ट्रेंथ भी है और मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी है, बात खत्म। जो डिस्काउंट देना है डिस्काउंट दे। ओके, स्ट्रेंथ और थ्रेट। अगर तेरे को मालूम है तेरे स्ट्रेंथ है लेकिन मार्केट में थ्रेट है, बॉस इस स्ट्रेटजी में कंजर्वेटिव करिए। कंजर्वेटिव मतलब प्लान करिए, अपने स्ट्रेंथ को यूज करिए। इफ रिमेंबर, मैंने आपको बताया था, अगर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बैन करने वाले हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं ट्राई करूंगा पॉलिटिकल को इन्फ्लुएंस करने की, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ क्या है? मेरा पैसा है, मेरे पास पैसा है, मैं ट्राई करूंगा भाई उनको, भाई अगले बार पॉलिटिकल पार्टीज का वापस इलेक्शन होने वाला है, डोंट वरी, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है मालिक, तो एट द एंड ऑफ द डे भाई यार मेरी जरूरत पड़ेगी, तो भाई मेरे थ्रेट को तुम मिनिमाइज करो। तीसरा सिनारियो सबसे खतरनाक होता है, ओके वीकनेस है लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी आई है। एग्जांपल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चालू हो गया है, ओके थियरी निकल चुकी है पूरी सिलेबस से, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्टिंग पढ़ना चालू करूंगा, विनोद सर के सामने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बनाऊंगा और मैं 500 रुपए में दे दूंगा, ओके क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होगी। ओके भाई पढ़ोगे तुम कॉस्टिंग की लग जाएगी, ओके तुम कॉस्टिंग का क्या पढ़ोगे भगवान जाने, लेकिन डेफिनेटली ओके आई विल कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट शीट, नेवरदलेस कॉम्पिटिटिव समझ में आया, कॉम्पिटिटिव मतलब सामने वाले की पूरी बजाओ, ओके मतलब मैं अभी विनोद सर का इसमें नहीं हो सकता बट लेकिन लॉजिक है। ओके लास्ट है वीकनेस एंड थ्रेट्स है, तेरी दोनों जगह से लगी पड़ी है रे, भगवान ही तुझे बचाए, डिफेंसिव कर, टुक्कू टुक्कू खेल, क्योंकि बॉल बाउंसर भी आ रहा है और तुम मार भी नहीं पा रहा है, क्या करने का, टुको टुको। ये 4 स्ट्रेटजी याद रखना, एमसीक्यू के लिए ऑप्शन हो सकता है। टाउस मैट्रिक्स सॉल्यूशन देता है, स्वॉट सॉल्यूशन नहीं देता, अगर आपको डिफरेंस समझना है तो याद रखना, स्वॉट सॉल्यूशन नहीं देता है, टाउस सॉल्यूशन देता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये होने के बाद तेरा आता है ओके मोदी जी ने जो अक्रॉस इंडिया बना दिया, इंडिया को तोड़ बना दिया, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। पहला सिनेरियो ग्लोबलाइजेशन के लिए अगर आपको याद होगा, एक होता है एमएनसी एंड एक होता है टीएनसी। व्हाट इज एमएनसी एंड टीएनसी का फुल फॉर्म? मल्टीनेशनल एंड ट्रांसनेशनल। पहले अपने अगले पेज पे मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल को खत्म कर लीजिए। सेंट्रल स्ट्रेटजी कंट्रोल होती है, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल। तो ये सब्सिडी होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनीज होती है, मालिक मालूम समझ में आया क्या? ट्रांसनेशनल क्या होता है? ये है ना खाली बहुत सारी कंपनी होती है, होल्डिंग सब्सिडी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सेंट्रल स्ट्रेटजी कंट्रोल किधर होगा? मल्टीनेशनल में। ओके सेंट्रल स्ट्रेटजी कंट्रोल किधर नहीं होगा? ट्रांसनेशनल। ओके मल्टीनेशनल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? डिसीजन लेना आसान क्या मुश्किल? मुश्किल क्यों? सेंट्रलाइज से पूछना पड़ेगा। ट्रांसनेशनल में तेरे को अपने लोकल डिसीजन करने के लिए तेरे को किससे पूछने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल से। भारत माता की जय कह मालिक। लेकिन इसके साथ में तेरे 2 सवाल है सर। सबसे पहला सवाल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी क्या है? तो 3 चीजें अगर तेरे को याद होगा, ओके इसका मैंने आंसर क्या बताया था? सी 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 कॉन्ग्लोमरेट है, कॉमन पूल है, कॉमन स्ट्रेटजी है। ओके याद रखना सी 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 क्या क्या सी सी है? ये कॉन्ग्लोमरेट है, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज है एंड कॉमन स्ट्रेटजी। व्हाट इज दिस 3 पॉइंट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी? 3 कॉन्ग्लोमरेट, कॉमन पूल एंड कॉमन स्ट्रेटजी। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद तेरा आता है व्हाई वी आर गोइंग ग्लोबल। तो इसके 7 पॉइंट दिए हुए ग्लोबल जाने के लिए कारण क्या है? सबसे पहला ओके वी नीड टू ग्रो। सेकंड पॉइंट टाइम एंड डिस्टेंस कंस्ट्रेंट है क्या रे? नहीं, पहले टाइम एंड डिस्टेंस कंस्ट्रेंट था मालिक। पहले अरे मेरे को आगे जाना था कि यूएस जाना था, बहुत मुश्किल होती थी। आज के डेट में टाइम एंड कंस्ट्रेंट इज नॉट ए, टाइम एंड डिस्टेंस इज नॉट ए कंस्ट्रेंट। दूसरा सिनेरियो ओके नेक्स्ट सिनेरियो डोमेस्टिक मार्केट यार अभी खत्म होने आ रहा है यार, हम लोग को आगे जाना पड़ेगा, डोमेस्टिक मार्केट खत्म हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारे रीजन है सर, बहुत सारे रीजन में मेरे को बता पब्लिक इंडिया में क्यों आ रही है? सस्ता मैन पावर। मैं जापान में क्यों जा रहा हूँ? टेक्नोलॉजी भारी है। सर मैं जर्मन में क्यों जा रहा हूँ? ओके इंजीनियरिंग भारी है। ये सिनेरियो है, बहुत सारे रीजन है। चौथा पॉइंट वेरिड रीजन। उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करना प्लांट्स केस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड सेल्स बेसिस बहुत अच्छे से वो मैनेज होते हैं। और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर, मोदी जी ने वैसे ही निकाल दिया, तुम किधर भी धंधा करो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट सबसे इंपोर्टेंट आता है कि आप स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म करते हो। क्या फॉर्म करते हो? स्ट्रेटेजिक अलायंस। कितने पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल, रीजंस फॉर गोइंग ग्लोबल। पहला मेरा सवाल जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी? सी क्या सी है? कॉन्ग्लोमरेट, कॉमन रिसोर्स, कॉमन स्ट्रेटजी। ओके रीजन व्हाई यू आर गोइंग ग्लोबल, तो देयर आर 7 रीजन, 7 या 8 रीजंस है आपके लिए। सबसे पहला क्या है? नीड टू ग्रो। सेकंड सिनेरियो टाइम एंड डिस्टेंस गया, डोमेस्टिक मार्केट छोटा हो गया। बहुत सारे रीजन जिसके अंदर मैंने बोला टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, सस्ता जिधर मिलेगा अच्छा मिलेगा उधर जाएगा। पांचवा सिनेरियो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया। छठा सिनेरियो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट करना बाहर आसान या मुश्किल है? आसान। नेक्स्ट पॉइंट है आज के डेट में मोस्ट इंपोर्टेंट जो ट्रेड बैरियर्स थे, मालूम है कस्टम ड्यूटी ज्यादा या इधर क्या तो ज्यादा, ये सब खत्म। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलायंस अपन फॉर्म करते हैं जिसमें अपनी आइडेंटिटी खत्म होती नहीं है। याद है ना अलायंस में? क्या अलायंस में अपनी आइडेंटिटी खत्म होती क्या? नहीं। दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। मेरे ख्याल से चैप्टर 2 क्लियर मालिक? एवरीबॉडी याद रखना चैप्टर 2 सबसे बड़ा तोड़ चैप्टर है, ध्यान रखना जरूरी है। ओके याद रखियो ये पॉइंट है और मैंने इसको डिवाइड करते हुए मैंने आपको बताया हुआ है। ये होने के बाद तेरा नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज कॉल्ड चैप्टर 3। चैप्टर 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की कहानी अगर बात करें तो तेरे को पहले चार्ट बता दूं। चैप्टर 3 का चार्ट तेरे दिमाग में तोड़ बैठ जाना चाहिए। सर पहला पॉइंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या था? सबसे पहला था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दूसरा पॉइंट था स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। 2 सवाल क्या क्या है? पहला पॉइंट क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या नाम है मालिक? इंटेंट। मुझे 3 नाम चाहिए, स्ट्रेटेजिक, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इंटेंट। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एंड आखिरी कॉन्सेप्ट तेरे लाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। और लास्ट वाला आंसर मैं पहले क्लोज करता हूं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कितने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है? 5। कौन से? पहले मैं क्या बनाओगे? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। फिर क्या करोगे? एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? इंटरनल एंड
तीसरा क्या बनाओगे, स्ट्रैटेजी, फिर क्या करोगे, इंप्लीमेंटेशन, एंड लास्ट क्या होगा, इवैल्यूएशन। तो पास वाला आंसर आपने पढ़ना भी नहीं है, मैंने आपको 50 बार बताया, क्लास में भी बता दिया है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और आने के चांसेस नेग्लिजिबल। लेकिन आया तो भी फिकोलॉजी तो अपने पास बैठ जाती है। लेकिन इसके अलावा बाकी सब चैप्टर में क्या क्या रूल होता है, सबसे पहला होता है पहले तीन के नाम, पहले तीन के नाम क्या क्या है, सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, दूसरा पॉइंट है एनालिसिस डिसीजन मेकिंग, और तीसरा है इंटेंट। सर मैं जब प्लानिंग की बात करूंगा, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का डेफिनेशन आपको ध्यान रखना जरूरी है, मैंने आपको बताया था। सर प्लानिंग मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव पता करना, रिसोर्सेज कौन से लगेंगे और वो रिसोर्स के लिए यूज कैसे करेंगे, एक्वायर कैसे करेंगे, डिस्पोज कैसे करेंगे, उसकी पॉलिसी। तीन शब्द याद रखना, सबसे पहले क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद क्या लगेंगे रिसोर्सेज, और पॉलिसी बनानी पड़ेगी, वो रिसोर्स जो है उसको क्या करना, एक्वायर, यूज एंड डिस्पोज, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो अगर मैंने बोला स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का डेफिनेशन दे तो क्या लिखेगा, इसके अंदर क्या होता है, तीन चीजें होती है, ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज, और ये रिसोर्स को कैसे एक्वायर करे, यूज करे, डिस्पोज करे, उसकी पॉलिसी। ये तीन शब्द ध्यान रखने चाहिए। आत्मा क्लियर। इसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है, दो में से एक को सिलेक्ट करना। ओके, तो डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पर भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग मतलब दो में से एक को सिलेक्ट करना। दो कौन सी चीजें, तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग अगर तू देखेगा तो सर दो कौन से, कौन सा बिजनेस है, कौन से प्रोडक्ट है, कौन से मार्केट है, कौन से फंक्शंस है और कौन सी पॉलिसीज है। पांच शब्द याद रहने चाहिए, मैंने ये क्लास में बताया हुआ है। पांच शब्द क्या क्या है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में, पांच शब्द क्या क्या है। सबसे पहले कौन से प्रोडक्ट, कौन से बिजनेस, कौन सा मार्केट, कौन सा फंक्शंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है पॉलिसीज। मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पर मैं दो शब्द के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करूंगा सर, जिसकी वजह से मेरे को कुछ आंसर याद आना चाहिए। एक फंक्शन वर्ड है और एक बिजनेस वर्ड है। कौन सा बिजनेस होना चाहिए, कौन सा बिजनेस नहीं होना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा। कौन सा बिजनेस होना चाहिए, कौन सा बिजनेस नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट लेवल या बिजनेस लेवल, कॉर्पोरेट लेवल। कौन से फंक्शन होने चाहिए, कौन से फंक्शन नहीं होने चाहिए, बिजनेस लेवल। याद है ना मालिक। तो यानी ये डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में कौन इन्वॉल्व होगा, ओके, कॉर्पोरेट ऑल्सो, बिजनेस ऑल्सो। ये होने के बाद आपके लिए एक सबसे और एक डेफिनेशन कौन सा था, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट में एक ही लाइन याद रखा, इट इज फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। मतलब एसएम का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन याद है ना मालिक। इसका जो फिलोसॉफिकल बेस यानी पहला पॉइंट इज नथिंग बट स्ट्रैटेजिक इंटेंट। इसकी वजह तो आगे जाना तो इंटेंट, ये इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। आत्मा क्लियर है। तो तीन डेफिनेशन क्लियर मालिक, तीनों डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दिया आपके लिए। तीनों डेफिनेशन का लॉजिक ध्यान रख लेना। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। तीन में से तो एक सवाल होने की संभावना पूरी है भाई। तीनों में से पॉइंट है जिसमें से एलडीआर डेफिनेटली स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का रोल आता है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का भी कांसेप्ट आ सकता है कुछ पॉइंट में, लेकिन वो आगे पीछे कवर हो जाता है। तो पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आंसर क्या है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में पहला आंसर है आपका डीलिंग विद अनसर्टेनिटी। मेरे को बताओ क्या प्लान करने के बाद क्या उसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है, यस, उसको कैसे डील करोगे। दो पॉइंट अगर आपको याद है, थीम और सिनारियो, थीम और क्लस्टर अप्रोच, और दूसरा है सिनेरियो एनालिसिस। सर दोनों में फर्क क्या होता है, थीम में हम अनसर्टेनिटी आई बाजू में रखेंगे, अनसर्टेनिटी आई बाजू में रखेंगे, अनसर्टेनिटी आई बाजू में रखेंगे, और जब वो ग्रुप बन जाएगा उसके बाद पता करेंगे कौन इंपैक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। याद आया मालिक। और दूसरा पॉइंट है सिनेरियो एनालिसिस, जैसा आया इमीडिएटली डील, क्योंकि ये इतना इनहेरेंट है कि इसके लिए अपन कुछ प्लान ही नहीं कर सकते, इसको एज इट इज डील करना पड़ेगा मालिक। अगर आपको मैंने एग्जांपल याद होगा, ओके, अगर मार्केट में प्रोडक्शन कर रहा हूं सर किसका, प्लास्टिक का, ओके, अचानक बैंड हो गया प्लास्टिक, अब मेरे को बताओ क्या होगा, क्लस्टर वाला कुछ नहीं होगा, क्या होगा, सिनेरियो। ओके, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कुछ कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, कुछ बढ़ा दिया, ओके, उसको बाद में डील करेंगे ना, पहले मैं प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं मालिक। दैट इज नथिंग बट व्हिच अप्रोच, क्लस्टर। दूसरा और एक एग्जांपल अगर आपको याद होगा क्लास में मैंने दिया था, ओके, अभी आईसीआई बोलती है मॉक टेस्ट लेके आती है, आईसीआई ओके आरटीपी लेके आती है, मेरे को बताओ क्या करूंगा मैं क्लास में, अभी वो करूंगा नहीं, उसको बाद में देखेंगे ना लेटर ऑन, ओके। लेकिन अभी आईसीआई बोला ये अमेंडमेंट है, ये चैप्टर उसे चेंज करना है, अब मेरे को बताओ क्या उसको अभी का भी डील करना पड़ेगा, सिनेरियो एनालिसिस। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। और इसके बाद वाला सिनेरियो इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, मेरे ख्याल से आपको याद होगा इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी में दो चीज तेरे को देखनी जरूरी है, एक होता है इवेंट्स और एक होता है ट्रेंड। आत्मा क्लियर है। तो अनसर्टेनिटी देखने के लिए, अनसर्टेनिटी क्यों होगी, तूने प्लान किया था, प्रॉब्लम ये हो गया कि प्लान के बीच में कोई इवेंट्स आ गए और इवेंट्स क्या बन गया, ट्रेंड्स। ओके, भारत माता की जय वगैरह। ये होने के बाद तेरे लिए अगला सवाल आता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, मुझे सवाल वापस चाहिए। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, पांच चीजों के लिए डिसीजन, पांच कौन सी चीजें, प्रोडक्ट क्या, मार्केट क्या, ओके, सॉरी बिजनेस क्या, मार्केट क्या, फंक्शन क्या, पॉलिसी क्या। याद आया मालिक। ये डिसीजन मेकिंग कौन लेगा, दो मैनेजमेंट, कौन से दो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस। इसीलिए इसका सवाल आता है व्हाट आर द डायमेंशंस इन्वॉल्वड इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो डायमेंशन कितने होंगे मालिक, 6 डायमेंशंस है आपके लिए। बहुत आसान सा आंसर था अगर आपको याद है तो। सबसे पहला डायमेंशन, ओके, ये कौन इन्वॉल्व होता है, टॉप मैनेजमेंट। दूसरा सिनेरियो, यहाँ पर ये क्या होते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है ना, रिसोर्स करता है ना टॉप मैनेजमेंट, ओके, इसीलिए यहाँ पर होगा कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। ये कौन सा एनवायरनमेंट की तरफ देखेगा, एक्सटर्नल या इंटरनल, एक्सटर्नल, ओके। ये इंपैक्ट कैसे करेगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, ओके। ये डे टू डे होगा या फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड। ये मल्टी होगा, याद होगा तो, मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस। भारत माता की जय। 6 पॉइंट पक्का क्लियर है। मुझे चाहिए फटाफट स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में 6 पॉइंट क्या क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डायमेंशन। तो कितने डायमेंशन हुए, 6। सबसे पहला, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप मैनेजमेंट है,
सेकंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज याद रख, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स के कमिटमेंट चाहिए। तीसरा कौन सा एनवायरमेंट, एक्सटर्नल, ओके, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डे टू डे या फ्यूचर, फ्यूचर, एंड मल्टी 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 बिजनेस, मल्टी फंक्शनल। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये होने के बाद तेरा अगला था स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज नथिंग बट फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। बात खत्म, तेरा पहला पॉइंट ही लिखना है इसके अंदर। मेरे को बता पहला पॉइंट क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, डिफाइनिंग विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। और इसके अंदर तेरे को दो चीज और ऐड करनी है, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। बस इसको चार पॉइंट में नहीं डालेगा, ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट में नहीं डालेगा, 5 पॉइंट में एंड करेगा। 5 पॉइंट में कैसे करेगा, पहला बोलेगा विजन, दूसरा बोलेगा मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव साथ में रखेगा। क्यों, मैंने बताया था गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं या सेम होते हैं, अलग नहीं, अलग होते हैं, लेकिन कोई कोई स्ट्रेटजी बोलते सेम है, हम सेम मान रहे हैं, याद है ना मालिक? और इसके साथ में दो और पॉइंट है, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। बिजनेस डेफिनेशन मतलब मैं एग्जिस्टिंग क्या कर रहा हूं, मेरा बिजनेस डिफाइन करो, ओके। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मैं किसके हिसाब से डिसीजन लेता हूं। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं जो क्लास में मैंने बताई थी, जब मैं बोल रहा हूं मिशन, मैं अभी पुणे के मिशन में हूं, लेकिन मैं खाली पुणे के मिशन में बिजनेस कर रहा हूं क्या, नहीं, पुणे भी देख रहा हूं, मुंबई भी देख रहा हूं, हैदराबाद भी देख रहा हूं। तो मेरा बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन में मेरा आएगा मुंबई, पुणे, हैदराबाद। लेकिन लॉजिकली बात करें, मिशन क्या है मेरा, मिशन भी करंट है पर मिशन क्या है अभी पूना, ओके। दिट इज नॉट बिजनेस डेफिनेशन, ओके, याद रखना। बिजनेस डेफिनेशन थोड़ा बड़ा होता है, मिशन एक पॉइंट होता है, और बिजनेस मॉडल क्या होता है, ओके। मैंने पुणे की बैच कब अनाउंस की, 15 दिसंबर को अनाउंस की या 15 मई को अनाउंस की, सॉरी 15 मार्च को अनाउंस की तुम्हारे लिए, 15 दिसंबर। क्यों 15 दिसंबर को किया, क्योंकि कॉम्पिटिटर डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से अपन अपना मॉडल डिसाइड करते हैं। याद आया मालिक? ओके, ये 5 पॉइंट ध्यान रखना है तेरे को, ओके। मेरे को बता स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बेस क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट के एलिमेंट्स क्या है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट के एलिमेंट्स भारत माता की 5 चाहिए, कौन से? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। भारत माता की जय। क्लियर मालिक? ये होने के बाद तेरा अगला आता है तेरा भाई 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 बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड विजन। विजन मेरे को बताओ, विजन बिना विजन के लिए क्या एक सबसे बड़ा शब्द है जो विजन और मिशन को डिवाइड करता है, एक होता है एंथुसियाज्म और एक होता है मोटिवेशन। जो तेरे को मोटिवेशन देता है वो कौन है, मिशन, ओके। जो लॉन्ग टर्म में लिए देखता है वो विजन, ओके। सर विजन का डेफिनेशन क्या है, विजन का डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म तेरा ब्लूप्रिंट बना के देगा, ब्लूप्रिंट बना के देगा, किस डायरेक्शन में तेरे को जाना है, किस प्रोडक्ट में जाना है, किस मार्केट में जाना है, ये तेरे को डिफाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड क्या, विजन, ओके। करंट मार्केट क्या है, करंट कैपेबिलिटी क्या है, करंट टेक्नोलॉजी क्या है, ये है मिशन। आत्मा क्लियर है? दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आत्मा क्लियर? अरे हाँ या ना एवरीबॉडी? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट विजन एंड मिशन। ये कॉन्सेप्ट होने के बाद अपने लिए विजन के कॉन्सेप्ट में तेरे पास 2 सवाल थे। सर 2 सवाल क्या थे? दोनों में 2-2 सवाल ही है, विजन में भी 2 है, मिशन में भी 2 है, ओके। विजन में पहला सवाल है सर विजन के एलिमेंट्स क्या, ओके। एलिमेंट्स क्या है मेरे को बताओ। विजन बनाने के लिए पहले मेरे को क्या चाहिए, विजन बनाते वक्त क्या चाहिए, मिशन। मिशन क्या अचीव करेगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, एंड वो क्या अचीव करेगा, विजन। 3 सिनेरियो है, एलिमेंट्स ऑफ विजन आर देयर। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन? 3। सबसे पहले क्या चाहिए, मिशन, मिशन स्टेटमेंट आओ। दूसरा पॉइंट वो क्या डिसाइड करेगा, गोल्स एंड, जिसको अपन ने नाम दिया लॉन्ग टर्म कोर्स, एंड उसके बाद आपका जो विजन बनाएगा जो कि क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक्साइटिंग होना चाहिए। तो 3 चीजें होनी चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन? सबसे पहले क्या होना चाहिए, मिशन। सेकंड टाइम लॉन्ग टर्म कोर्स, लॉन्ग टर्म कोर्स मतलब क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। एंड तीसरा सिनेरियो क्या होना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट में, ओके। जो विजन होना चाहिए वो एक्साइटिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए। अब सवाल ये आता है सर ये जो विजन बनाने वाला लॉजिक है, ये विजन तोड़ कैसे बनाएगा, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा विजन तोड़ बन रहा है? एसेंशियल्स क्या है विजन बनाने के लिए? तो 4 एसेंशियल है विजन बनाने के लिए। सबसे पहला जो बंदा है, जो बंदा विजन बनाने वाला है, वो क्या सोचना चाहिए, क्रिएटिव। सेकंड जो बंदा होना चाहिए उसके अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर। वो भी एंटरप्रेन्योर झंडू नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंट। याद आएगा मालिक? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने क्या लाना चाहिए, एंथुसियाज्म, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या देना चाहिए, डायरेक्शन, ओके। 4 पॉइंट है, क्रिएटिव होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। भारत माता की जय। जय पकड़े मालिक एवरीबॉडी। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन? हाउ मेनी एसेंशियल्स आर देयर? नाम बता फटाफट। क्रिएटिविटी होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, डायरेक्शन। लेकिन अल्टीमेटली काम धंधा ये नहीं करता, काम धंधा तू आज जो बैठा है ना वो है, तू आज जिस मिशन पे बैठा है वो तेरे लिए पॉइंट है, एंड दैट इज कॉल्ड मिशन। तो पहला सवाल होता है मिशन में, सर मिशन क्यों चाहिए, व्हाई वी रिक्वायर मिशन? सबसे पहले इसको मैंने आपको डिवाइड किया था 5 याद रख साथ में, फिर लास्ट के 2 याद रख, ओके। क्योंकि लास्ट के 2 ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स के हिसाब से ध्यान रखना, ओके। जब तक मिशन रहेगा तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव रहेगा। मेरा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कुछ डिफाइन करूंगा तो मिशन पे आऊंगा, अगर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन होगा तो मिशन पे आऊंगा क्या? और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव नहीं कर सका, क्या मिशन को रीडिजाइन कर सकता हूं? यस। तो 6ठा और 7वां पॉइंट वही आता है। सर 6ठा और 7वां पॉइंट क्या बोलता है, ट्रांसलेट करता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को वर्क स्ट्रक्चर में, यानी आपको बताता है क्या अचीव करना है। लेकिन बाई चांस तुम अचीव नहीं कर पाए, उसके लिए ट्रांसलेट करने के बाद उसको क्या स्टेप्स लेना वो आपको बताएगा 7वें पॉइंट में, यानी आपका टाइम रिसोर्स क्या गया क्या नहीं गया इसके लिए बताएगा। तो 2 चीज लास्ट के दोनों चीज वैसे याद रख, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, लास्ट के दोनों चीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के। फिर पहले 5 पॉइंट क्या याद रख, 5 पॉइंट सबके लिए एक जैसा एनवायरनमेंट तैयार करना, सबको एक पर्पस देना, इनर्मिटी और पर्पस देना, सबके अंदर मोटिवेशन तैयार करना, सब
सबको फोकल पॉइंट देना, सबको बताना कि इधर अचीव करना है, दैट इज फर्स्ट 5 पॉइंट। फर्स्ट 5 पॉइंट में क्या आता है? सबसे पहले यूनिटी ऑफ पर्पस, सेकंड पॉइंट रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करेगा उसका बेस चाहिए, तीसरा पॉइंट आपके अंदर क्या लाएगा? मोटिवेशन, सबको एक टोन लेके आएगा, एक क्लाइमेट तैयार करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोकल पॉइंट। तो व्हाट आर द सेवन पॉइंट्स व्हाई वी रिक्वायर मिशन? मैं वो बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, मिशन क्यों चाहिए? कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट में से 5 पॉइंट याद रख जो ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को ध्यान रखता है, और 2 पॉइंट याद रख और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मैं आपको समझा दूं 7 पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहले 5 पॉइंट में बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्या देता है? यूनिटी ऑफ पर्पस। सेकंड सिनेरियो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देता है बेस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्स। थर्ड पॉइंट यस 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 मोटिवेशन। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्लाइमेट एक जैसा बनाता है। एंड चौथा सिनेरियो, पांचवा सिनेरियो फोकल पॉइंट, एक जगह नजर आपको रखाता है, आपको नजर भटकने नहीं देता। लास्ट 2 पॉइंट है ये ट्रांसलेट करता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को वर्क स्ट्रक्चर में, यानी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होगा आपका सीए इंटर, लेकिन आज का मिशन वो नहीं है। आज का मिशन है एसएम खत्म करना। ओके, दैट इज नथिंग बट वर्क स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। भारत माता की जय, समझ में आया मालिक? और लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट, इसमें पॉइंट अधूरा लिखा हुआ है। अधूरा मतलब वो पॉइंट बिकॉज ऑफ रिवीजन बुक, लेकिन मेक इट श्योर अगर आपका इसमें परफॉर्मेंस मेजर करते वक्त आपको मालूम पड़ा कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए, एग्जांपल बाय चांस एक चैप्टर आपका पढ़ के नहीं हुआ, क्या करने का? अगले दिन का आपका मिशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मिशन को चेंज करना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे चेंज करना, दैट इज नथिंग बट 7 पॉइंट। 7 पॉइंट एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये क्या क्वेश्चन था? व्हाई मिशन। लेकिन जब मिशन बनता है बॉस तो चीज ध्यान रखनी पड़ती है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए मिशन। जब आप मिशन लिखोगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए? तो 4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, मिशन में आपको क्या देनी चाहिए? अलग आइडेंटिटी। तो मिशन क्या देगा आपको? आइडेंटिटी अलग देगा, ओन स्पेशल आइडेंटिटी। कॉपी नहीं होना चाहिए मिशन, मिशन कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं होता। सेकंड पॉइंट, मिशन किसके पर ध्यान देना चाहिए? अपनी टेक्नोलॉजीज क्या, अपनी कॉम्पिटेंसी क्या। तीसरा सिनेरियो याद रखना, टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसी तो ठीक हो गई, सामने वाला कस्टमर तो खुश होना चाहिए ना मालिक। कस्टमर खुश नहीं हुआ तो कैसे चलेगा? तो मिशन का फोकस क्या रहेगा? ओके, आपका गुड मिशन स्टेटमेंट आर यूनिक वे फॉर विच दे आर डेवलप्ड, यानी कस्टमर के लिए जो यूनिक पॉइंट है वो डिफाइन करेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है जो मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, ओके, इट शुड नॉट बी मेक टू प्रॉफिट, जिसमें मैंने आपको बताया था सर क्या मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा? कमाऊंगा, लेकिन वो किधर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए? मिशन। तो 4 चीजें एकदम क्लियर कट बोलता है। सबसे पहला बोलता है आपकी स्पेशल आइडेंटिटी के लिए, यानी कस्टमर के लिए आप अलग क्यों हो, ओके, वो रहता है। सेकंड पॉइंट, आपके कैपेबिलिटी क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये बताएगा। तीसरा पॉइंट, आपको यूनिक तैयार करेगा, आपके मिशन स्टेटमेंट यूनिक होने चाहिए ताकि तोड़ बहुत रहेगा, कस्टमर के लिए पॉइंट करेगा। एंड चौथा सिनेरियो, प्रॉफिट आपके मिशन में दिखना नहीं चाहिए। ओके, ये 2 मिशन के लिए था। डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन, अगर आपको याद होगा 3 ही डिफरेंस बिटवीन लिखने हैं। सबसे पहला वर्ड अगर याद नहीं आ रहा होगा, गैल्वनाइज, याद आया क्या कुछ? गैल्वनाइज। तो विजन क्या करता है? विजन और मिशन क्या होता है? विजन की लॉजिक याद होगी तो विजन क्या देता है? फ्यूचर। मिशन क्या देता है? ऑनगोइंग। विजन क्या करेगा? गैल्वनाइज। गैल्वनाइज का पॉइंट बोलता हूं, यानी विजन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेगा और मिशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। याद आया क्या मालिक? ओके, वापस बोल रहा हूं सर, मेरे को बताओ डायरेक्शन कौन देगा? विजन। ओके, डायरेक्शन को अचीव कौन करेगा? मिशन। ओके, ऑब्जेक्टिव्स कौन बनाएगा? विजन। ऑब्जेक्टिव को अचीव कौन करेगा? मिशन। ब्रॉडर कौन है? विजन। ओके, शॉर्टर कौन है? बात खत्म। 3 पॉइंट, इससे ज्यादा एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा मत लिखना, तेरे दिमाग में ना साला दिमाग खराब कर दूंगा। ओके, याद रखना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, एंथुसियाज्म, और क्योंकि ये वर्ड कॉमन अपने दिमाग में बैठे रहते हैं, एंथुसियाज्म एंड मोटिवेटिंग, और विजन शुड बी एंथुसियास्टिक। ओके, मिशन शुड बी अरे है क्या आंसर? नहीं है। तो 3 ही पॉइंट याद रखना। आत्मा क्लियर है? 3 पॉइंट क्या क्या रखेगा? सबसे पहले याद रखना, डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन अचीव करेगा, ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, ब्रॉडर रहेगा, शॉर्टर रहेगा। बात खत्म, दिमाग पूरी एक्स्ट्रा करी मत। इधर पॉइंट क्लियर? इसके बाद आता है तेरा आखिरी कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मान लो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या होता है? शॉर्ट टर्म क्या होता है? गोल्स या ऑब्जेक्टिव। गोल्स बोल रहा है तू। शॉर्ट टर्म क्या होता है? गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म क्या होते हैं? गोल्स। मैंने आपको बताया वैसे देखा जाए तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों अलग अलग होते हैं। गोल्स में मालूम है ना डिफाइन नहीं रहता, ओके, ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइन रहता है। लेकिन हम लोग क्या मानेंगे बुक में? सेम है, ऐसा तेरे को लिखना है, समझा? तेरे बुक का मसाला पड़ेगा तो तेरे को ऐसा लिखा हुआ है, दोनों सेम मान रहे, हम दोनों हैं अलग, लेकिन हम क्या मान रहे? सेम है। आत्मा क्लियर? तो इसके लिए एक ही क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बताइए। तो लॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बहुत सारे दिए हुए हैं, जिसमें से कोई भी 8 पॉइंट उठा ले, लेकिन 8 पॉइंट के लिए कॉन्सेप्चुअली मैंने कीवर्ड बताए थे जिसका एमसीक्यू या थियरी क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, वो थियरी क्वेश्चन क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, आपके एनवायरमेंट, यानी आपको एनवायरमेंट से क्या एक्सपेक्ट है, आपको एनवायरमेंट से क्या मिलना चाहिए वो बताइए। तो सबसे पहला पॉइंट, रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट। क्या मैं याद दिला रहा हूँ मालिक? याद दिला रहा हूँ, याद रखना, रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट। आपको एनवायरमेंट से क्या एक्सपेक्ट है वो आप पहले पॉइंट बता रहे हो। ओके, ऑब्जेक्टिव्स के इसमें ये ध्यान रखिए। सेकंड पॉइंट, दे शुड फैसिलिटेट टुवर्ड्स अचीविंग मिशन एंड पीपल। ओके, बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है भाई यार। ऑब्जेक्टिव मिशन हासिल करने के ऑब्जेक्टिव चाहिए ही चाहिए, बिना उसके मिशन हासिल नहीं हो सकता। आत्मा क्लियर है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करना है तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग मतलब क्या था? याद करने की कोशिश करो, थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग
प्रोडक्ट कौन से, बिजनेस कौन सा, फंक्शन कौन सा, मार्केट, याद है? तो जब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो आपको समझेगा नहीं ना प्रोडक्ट कौन से, मार्केट कौन सा, बिजनेस कौन सा। तो आपको पहले क्या सेट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव्स। तो आपका स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग तोड़ होगा। उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट तो तोड़ आ जाना चाहिए तेरे को। परफॉर्मेंस अप्रेजल किसके बेसिस पे होगा? ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं ऑब्जेक्टिव सेट करता हूं 10 करोड़ आना चाहिए और मेरा 8 करोड़ आया तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं परफॉर्मेंस में कम रहा हूं। ओके, याद आया मालिक? इसी के बेसिस में अगला पॉइंट मेरे को बता, अगले 2 पॉइंट में याद आएगा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कॉन्क्रीट, स्पेसिफिक होना चाहिए। याद आया? उसी के साथ में क्या होना चाहिए? टाइम फ्रेम। मेरे को बताओ, आपको सीए इंटर क्लियर होना है, गोल है या ऑब्जेक्टिव है? सीए इंटर क्लियर होना है, गोल है। सीए इंटर में 23 में क्लियर होना है, ऑब्जेक्टिव है। मेरे को मे 23 में कुछ तो होना है, गोल है। मे 23 में सीए इंटर होना है, ऑब्जेक्टिव। आत्मा दोनों चीज ये दोनों चीज चाहिए मालिक, ये दोनों चीज चाहिए। खाली टाइम फ्रेम भी नहीं चलेगा, ओके, खाली कंक्रीट होके नहीं चलेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो ऑब्जेक्टिव हुआ। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको याद होगा ये, ओके, चैलेंजिंग। याद आएगा चैलेंजिंग क्या होता है? ओके, आप यार 4 घंटे आप बैठ ही सकते हो, 10 घंटे आप बैठ ही सकते हो, 12 घंटे बैठ सकते हो। आप अगले दिन की तैयारी करो, बोले 10 घंटे पढ़ाई के लिए बैठूंगा, घंटा कुछ उखाड़ रहा है, दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? चैलेंजिंग। तू 12 घंटा बैठ रहा है, अगले दिन का टारगेट रख 12.25 घंटे, 15 मिनट एक्स्ट्रा कर। 12 घंटे के 15 घंटे मत कर, औकात नहीं है, मालूम पड़ा उसके अगले दिन कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो याद रखना, चैलेंजिंग होना। समझ में आया ना? चैलेंजिंग। मैंने आपको इसका एग्जांपल क्लास में दिया था। मेरी 50,000 की औकात है, 50,000 मेट्रिक टन में कपड़े बनाता हूं और मैंने अगले महीने का टारगेट रखा है 48,000। अरे क्या मजाक कर रहे तू? ओके, अगले महीने का टारगेट कितना होना चाहिए? 52,000। भारत माता की जय। घड़ी क्यों दिख रहा तू? हाँ, घड़ी देखने का क्या सीन है, क्या है? मालिक समझ में आ रहा है? ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट। एंड उसके बाद है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? कोरिलेट विद ईच अदर। याद होगा तो मेरे 2 ऑब्जेक्टिव्स है मेरा भाई, वर्कर्स मैं सी एंटर भी पढ़ा रहा हूं, दूसरी चीजें पढ़ा रहा हूं, ये दोनों अलग अलग जाने नहीं चाहिए। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें दम ही नहीं है, कंस्ट्रेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन उतने हिसाब से काम करिए। यानी मैंने बोला ओके, कल मत बोल के कल मैं 18 घंटे बैठूंगा, औकात है क्या? कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट का ध्यान रख, कंस्ट्रेंट भी ध्यान रख। आत्मा क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, दोनों। ओके, मैंने आपको बताया सर इसका कारण क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया क्लियरली कि अपन ने कि सिलेबस ने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को सेम पकड़ा, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए याद रखना, ऑब्जेक्टिव शुड बी शॉर्ट टर्म आल्सो एंड लॉन्ग टर्म। एंड क्या ये दोनों अलाइन होने चाहिए? यस। मैं आपको बताता हूँ, अगले 5 साल में मुझे 10 करोड़ कमाने हैं, इसका मतलब मैं अगले साल, इस साल 2 करोड़ कमाऊंगा, ऐसा ही कह रहे? नहीं, इस साल में कितना करूंगा? 1 करोड़, इसके अगले साल 1.5 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 2.5 करोड़। आई डू थिंक यू आर, याद आया मालिक? ये अलाइन करने के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। एंड इसके साथ में आता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो मैंने आपको समझाया हुआ है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अपना गुडविल तैयार करना, प्रॉफिटेबिलिटी तैयार करना, मार्केट शेयर आना, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप आना, कॉम्पिटिटिव पोजीशन औकात में लाना, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आपके शॉर्ट टर्म के हिसाब से होते हैं भाई, अगले 1 साल में क्या अचीव करोगे, अगले सेल 1 साल में मैं कॉम्पिटिटिव, इधर कॉम्पिटिटिव मार्केट आना चाहिए। 1 साल का टारगेट ही नहीं मेरा, अगले 1 साल का टारगेट है मेरे को इतने भी स्टूडेंट मिल गया बस हो गया। और कॉम्पिटिटिव मैं 5 साल के बाद की बात करता हूँ, मैं आज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 5 साल के बाद कॉम्पिटिटिव पोजीशन की बात करेंगे, बिकॉज दैट इज अ लॉन्ग टर्म टारगेट, दैट इज नॉट ए शॉर्ट टर्म टारगेट। आत्मा क्लियर? ओके, ये होने के बाद आपके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जिसका मैंने आपको बोला ये इग्नोर करने का। तो चैप्टर 3 की कहानी खत्म हो जाती है, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है ये कॉन्सेप्ट उड़ा देना है। आत्मा क्लियर? ये हो जाता है चैप्टर 3 की कहानी। चैप्टर 3 पक्का क्लियर है मालिक? चैप्टर 3 के बाद आती है अपनी कहानी चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 मेरे ख्याल से तोड़ बैठना चाहिए। चैप्टर 4 का नाम है ग्लूक एंड लॉरेंस। ओके, याद रखना, एक और एक नाम बताया था आपको, डेविस एंड लॉरेंस। लॉरेंस भाई साहब 2 जन के साथ, 2 जन आया, एक है ग्लूक एंड लॉरेंस, ग्लूक एंड लॉरेंस चैप्टर 4, डेविस एंड लॉरेंस चैप्टर 8 नहीं, 7 ओके। मैट्रिक्स क्रॉस स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोडक्ट टीम बनाओ, फिर मैच्योर। याद आएगा मालिक? ओके, याद रखना, ग्लूक एंड लॉरेंस की कितनी स्ट्रेटजी है मालिक? 4 स्ट्रेटजी है। ओके, 4 स्ट्रेटजी कौन सी है? सबसे पहले स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट। परफेक्ट, आत्मा क्लियर है? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होती है? याद रखना, कीवर्ड याद रखते जाइए, ये आंसर बहुत इजी है, बस कीवर्ड को हाईलाइट करते जाइए आप साथ साथ में। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी यहाँ पर होती है जब सेम मार्केट में, सिमिलर मार्केट में डील कर रहे हो और सिमिलर प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तो आपका मार्केट सेम, प्रोडक्ट सेम, मार्केट सेम, सर्विस सेम। आत्मा क्लियर? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैंने आपको बताया था मार्केट ग्रोथ 0 मत बोलना। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में मार्केट ग्रोथ नहीं होता, ऐसा नहीं है, मार्केट ग्रोथ डायनामिक नहीं होता है। तो यहाँ पर मार्केट ग्रोथ है पर इंक्रीमेंटल है। क्या मैं सर प्रॉफिट कमाता हूँ? यस। मैंने कैसे प्रॉफिट कमाता हूँ स्टेबिलिटी में? ओके, तो अपने आप को इंप्रूव करके, कॉस्ट कम करके। याद है? पर कॉस्ट के सामने क्या क्वालिटी कम करता हो? नहीं, ये याद रखना। ओके, तो स्टेबिलिटी में याद रखना, प्रॉफिट्स होते हैं, इंप्रूवमेंट होते हैं, इंक्रीमेंटल ग्रोथ होते हैं, इंक्रीमेंट डायनामिक ग्रोथ नहीं होते हैं। ओके, लेकिन इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्या स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी मतलब डूइंग नथिंग स्ट्रेटजी? नो, इट इज अबाउट स्टेइंग कनेक्टेड विद एनवायरमेंट, स्टेइंग कनेक्टेड विद। पक्का क्लियर है? ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यानी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज नॉट अ
डू नथिंग स्ट्रेटजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने को मॉनिटरिंग करना है। आत्मा क्लियर? इसके लिए अंदर दो सवाल है आपके, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एंड रीजन व्हाई स्टेबिलिटी। तो पहले खत्म करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कितने हैं सर? यहाँ पर 8-9 पॉइंट आपके लिए डिफाइन होंगे। सबसे पहला स्टेबिलिटी क्या होगा? सेम बिजनेस सेम मार्केट। सेम मार्केट लिखा नहीं है लेकिन ध्यान रखना है, सेम बिजनेस एंड सेम मार्केट। सेकंड सिनेरियो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर याद होगा फंक्शनल एफिशिएंसी, याद है क्या मालिक? फंक्शनल एफिशिएंसी, फंक्शनल एफिशिएंसी मतलब जो 10 घंटे में प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, शायद 9 घंटे आधे 9 घंटे में वो प्रोडक्ट बना दूं। डोंट यू थिंक मेरा 1 घंटे का तो इंप्रूवमेंट हो रहा है ना मालिक? फंक्शनल एफिशिएंसी, क्योंकि एक्सपीरियंस कब आ रहा है मालिक? स्टेबिलिटी आने के लिए एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। ये साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या करता है? री डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। भारत माता की जय। झेपा क्या मालिक? इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी ओरिएंटेड। क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगेगा? नहीं बोलना मत, ज्यादा नहीं लगेगा। ओके तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पर माइनर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट होते हैं? यस। इसके साथ में रिस्क भी क्या है? कम। और स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट रिसोर्सेज। अगर आपको याद होगा इसमें मैं बता दूं, आई फोकस ओनली ऑन सीसी। व्हाट इज सीसी? कोर कॉम्पिटेंसी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट वही आता है स्ट्रेटजी में ग्रोथ, स्टेबिलिटी में ग्रोथ क्या होता है? मॉडेस्ट। भारत माता की मेरे ख्याल से झेपा मालिक। स्टेबिलिटी याद रखना, स्टेबिलिटी। लेकिन सवाल आता है स्टेबिलिटी क्यों? स्टेबिलिटी क्यों? स्टेबिलिटी का कारण क्या? अरे एनवायरमेंट स्टेबल है, अरे मुझे डर लगता है, अरे मेरे एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं, अरे भाई यार अभी बहुत बड़ा धंधा कर लिया है, अभी थोड़ा तो स्टेबल हो जा। ये रीजन होते हैं, रीजन फॉर स्टेबिलिटी। तो कौन से रीजन है मालिक? ओके सबसे पहला मैच्योरिटी स्टेज। दूसरा पॉइंट रिस्क नहीं लेना, मेरे को रिस्क नहीं लेना भाई। एनवायरमेंट क्या है? स्टेबल। एक्सपेंशन क्या है हमारे लिए? डरने वाला काम है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसोलिडेशन क्या होता है? अभी कंसोलिडेशन बहुत सारा किया है मालूम है ना, अभी रैपिड एक्सपेंशन किया है रे, तो अभी थोड़े टाइम के लिए क्या हो जा, थोड़ा तो रुक जा भाई, अरे फायदा तो देख ले भाई। तो मालिक आत्मा क्लियर है? ये हो गया तेरा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी लेकिन कहानी किसी लोगों के लिए सुटेबल है, लंबे टाइम तक ये स्ट्रेटजी चलती। स्टेबिलिटी हुआ तो डिक्लाइन में चला जाएगा, इसीलिए स्टेबिलिटी से जल्दी आगे बढ़ और किधर जा? एक्सपेंशन। अब मेरे को बता एक्सपेंशन की कहानी कैसे बढ़ाएगा। सबसे पहले तू याद रखेगा एक्सपेंशन के दो सवाल। पहला सवाल होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन और व्हाई एक्सपेंशन। उसके बाद जाएगा एक्सपेंशन के तरीके, जिसके अंदर मैंने तेरे को बताया था 4 तरीके। सबसे पहला होता है इंटेंसिफिकेशन, दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा आया था मर्जर एक्वेशन एंड चौथा सिनेरियो होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये 4 तरीके तेरे को ध्यान रखने होंगे और इसके केस स्टडीज अपन ने डिस्कस किए, केस स्टडीज को ध्यान रखना जरूरी है। ये होने के बाद आपके लिए खत्म होती है एक्सपेंशन की कहानी। तो एक्सपेंशन में सबसे पहला सवाल होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है? एक्सपेंशन एक ही तरह का होता है या मल्टीपल तरीके के होते हैं? मल्टीपल। ये आपको याद होने चाहिए, एक्सपेंशन के तरीके बहुत सारे होते हैं। आत्मा क्लियर है? तो एक्सपेंशन में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन। अगर याद होगा इसमें पूरा उल्टा लिखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या, यहाँ पर बिजनेस को रीडिफाइन किया जाता है? यस। क्या ये स्टेबिलिटी का अपोजिट है? यस, अपोजिट टू स्टेबिलिटी है मालिक। यहाँ पर ग्रोथ कैसा है? मॉडेस्ट है या तोड़ है? तोड़। बहुत ग्रोथ है रे, मॉडेस्ट नहीं है। मॉडेस्ट आया तो स्टेबिलिटी, फास्ट ग्रोथ आया तो एक्सपेंशन। ओके और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है भाई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हाईली वर्सेटाइल है। याद आया क्या वर्सेटाइल? नहीं याद आया तो वर्सेटाइल का मैं आपको बता दूं। वर्सेटाइल में अपन ने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अरे यार आपके पास डाइवर्सिफिकेशन है, इंटेंसिफिकेशन है, मार्केट पेनिट्रेशन है, मार्केट डेवलपमेंट है, सो ऑन है। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्यों एक्सपेंशन? बॉस प्राइड है, जिगरा चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या चाहिए? प्राइड। दूसरा एनवायरमेंट स्टेबल है या डायनामिक है? डायनामिक। तो बॉस जी ये पॉइंट ध्यान रखना है। तीसरा को मेरे को मार्केट का मैं बोलूंगा वैसा मार्केट चलना चाहिए, दैट इज नथिंग बट तीसरा पॉइंट। एंड चौथा पॉइंट मेरे को एक्सपीरियंस तोड़ आ गया, तो एक्सपीरियंस का उपयोग करूंगा। 4 सिनेरियो। सबसे पहला पॉइंट एनवायरमेंट क्या है? डायनामिक। दूसरा सिनेरियो हमको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? एक्सपेंशन। मालूम है बहुत जन के लिए एक्सपेंशन प्राइड है वो। तीसरा सिनेरियो मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर कंट्रोल। एंड चौथा सिनेरियो मेरे पास क्या है? एक्सपीरियंस कब? भारत माता की मेरे ख्याल से झेपा क्या मालिक? अगर ये झेपा तो मेरे को बताओ कितने प्रकार की एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है? 4, जिसमें से पहले का नाम लेते हैं हम ओके एक्सपेंशन थ्रू। और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत आनी चाहिए, ये बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट कवर किया हुआ है। ओके एक्सपेंशन 3 तरह के होते हैं। इंटेंसिफिकेशन 3 कौन? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मार्केट पेनिट्रेशन। सेम प्रोडक्ट सेम, हम सिर्फ क्या करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। एडवर्टाइजिंग तोड़ करना, प्रमोशन तोड़ देना, ऑफर तोड़ देना, हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट पे और कब्जा करना चाहते हैं। मार्केट डेवलपमेंट मैंने क्या समझा था? मार्केट डेवलपमेंट देखो ये आंसर तो क्लियर, सुनो ये आंसर तो क्लियर होना चाहिए कि मैं मुंबई से पुणे आया तो मार्केट डेवलपमेंट है, ये तो लॉजिकल पॉइंट है ना रे। पर इसके अलावा कॉन्सेप्ट क्या होता है मार्केट डेवलपमेंट का? 3 चीजें, नए सेल्स चैनल चालू करना, नए एडवर्टाइजिंग
प्रमोशन मीडिया और एडवर्टाइजिंग का कंटेंट। अगर याद है मैंने बताया था बोर्नविटा, एक ही बोर्नविटा, प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया। वो बोर्नविटा पहले आता था बच्चों के लिए बनाओ, बच्चों का ब्रेन का विकास, बाद में फिर बोला बूढ़ों के लिए। ओके डोंट यू थिंक अब वही प्रोडक्ट ओके किसी और के लिए बन रहा है, बन रहा मतलब प्रोडक्ट वही है, मार्केट बदल रहा है। और मेरे को पता प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कहानी क्या थी, क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, यस ओके लेकिन उसको मॉडिफाई किया हुआ है, याद रखना रिप्लेसमेंट चेंज हुआ है। अगर आपको एग्जांपल याद होगा मैंने बताया था शैम्पू बोतल में बेचता था, मैं अभी शैम्पू किस में बेचने लगा, सैचेट में। दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट डेवलप, मार्केट मार्केट चेंज नहीं किया मैंने, प्रोडक्ट को चेंज किया। लेकिन याद रखना प्रोडक्ट ड्रामेटिकली चेंज नहीं किया, अगर ड्रामेटिकली चेंज कर दिया तो डाइवर्सिफिकेशन। मेरे ख्याल से इंटरप्रिटेशन क्लियर है सबके दिमाग में, इंटरप्रिटेशन क्लियर आया कि नहीं, याद आया कि नहीं रे बेटे, याद आ रहा ना, झेप रहा है कि नहीं पक्का। तो मेरे को बताइए फिर अगर ये समझ में आ गया तो डाइवर्सिफिकेशन कितने प्रकार के हैं, 4। कौन से ओके वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमरेट एंड कॉन्सर्न। और मेरे को बताइए वर्टिकल में कितने हैं, 2। फॉरवर्ड मैं सप्लायर के शूज में चला गया, बैकवर्ड मैं डिस्ट्रीब्यूटर के शूज में चला गया। ओके मेरे को कॉस्ट कम करना है तो बैकवर्ड जाऊंगा, मेरे को कंट्रोल लेना है तो फॉरवर्ड जाऊंगा। आत्मा क्लियर है? ओके फॉरवर्ड बैकवर्ड में याद रखना, मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल दिए थे क्लास में और ये ध्यान होने चाहिए। एग्जांपल मैं सीसीडी स्टारबक्स है, स्टारबक्स ने कॉफी बनाना चालू किया, बैकवर्ड कॉफी बनाने वाले ने स्टारबक्स चालू किया, फॉरवर्ड। आत्मा क्लियर है? ये पॉइंट ध्यान रखना व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर यही प्रोसेस है, यही एग्जैक्टली इसी को मैंने कैप्चर किया, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल बताते वक्त मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि हॉरिजॉन्टल में आप याद रखना वही सेम चीज कॉपी पेस्ट यूज हो सकती है, देन इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। मैं इसका एग्जांपल आपको याद दिलाता हूं, इंश्योरेंस कंपनी का। अगर मैंने मरीन इंश्योरेंस दे रहा था, अब मैं लाइफ इंश्योरेंस दे रहा हूं, तो भी वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। ओके याद आया मालिक? लेकिन अगर कॉटन कपड़ा बना रहा हो और मैं सिल्क का कपड़ा बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये कॉन्सेंट्रिक होगा। सर क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस अलग होने वाले हैं। ओके उसको बनाने का, सिल्क बनाने का सिल्क वॉर्म का तरीका अलग है, कॉटन बनाने का तरीका अलग है। आत्मा क्लियर है? तो तीसरा सिनेरियो आता है आपके लिए कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है मालिक? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में रिलेटेड प्रोडक्ट्स। लेकिन हाउ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल बैकवर्ड। बैकवर्ड अगर उसी चेन में जा रहा है, उसी चेन में जा रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, बैकवर्ड। ओके लेकिन वो चेन से रिलेटेड है, चेन में नहीं है, चेन से रिलेटेड है। क्योंकि अगर मैंने आपको याद होगा एग्जांपल दिया था, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टायर बना रही है, ओके कौन सा होगा ये, बैकवर्ड। लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओके बाइक बना रही है, ओके हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल कार है, कॉन्सेंट्रिक। क्योंकि उसके प्रोसेस या मार्केटिंग, 3 चीजें याद रख, प्रोसेस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, ये 3 अगर काम आती है तो ये पॉइंट हो जाएगा तेरे लिए हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक। एंड कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ग्लोमरेट। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक? ये कॉन्सेप्ट होने के बाद तेरा एक्सपेंशन की कहानी आगे बढ़ती है मर्जर एक्वेशन के लिए। मर्जर और एक्वेशन में से दोनों में से बहुत अच्छा कौन है, फ्रेंडली कौन है, मर्जर, अनफ्रेंडली कौन है, एक्वेशन। लेकिन करना पड़ सकता है, टाइम ऐसा है, टाइम खराब है, जैसा भी है करना पड़ सकता है। लेकिन दोनों करने के तरीके कितने हैं, 4। कौन से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, को जेनरिक, याद रखो जेनरिक, और कॉन्ग्लोमरेट। याद रहेगा? ओके खाली नाम के आगे क्या लगाएगा, मर्जर। नाम के आगे क्या लगाएगा, मर्जर। भारत माता की जय। समझा गया? ये होने के बाद तेरे लिए कहानी आगे बढ़ती है, दैट इज नथिंग बट ओके जिसके बाद तेरा आता है स्ट्रैटेजिक अलायंस। मेरे को बता स्ट्रैटेजिक अलायंस याद है क्या? अलायंस में एंटिटी बदलती है नहीं, दोनों एंटिटी अपने अपने स्टेटस एंजॉय करती है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के लिए एंटिटी कंबाइन होती है। कौन से वो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन वर्क होता है? आत्मा एकदम क्लियर कट याद रखना। सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कसिंग स्ट्रैटेजिक अलायंस, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एडवांटेज। और इसका आंसर एकदम इजी है, पोज। पोज का कॉन्सेप्ट क्या है? पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक। मैं बता दूं ओके कोई बाहर वाली कंट्री में कोई कंपनी है, उसको इंडिया में आना है, वो रिलायंस के साथ पहले मर्ज होगा। क्यों मर्ज? मतलब अलायंस में आएगा कि पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा। ओके ऑर्गेनाइजेशनल मतलब मेरा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अच्छा है, तेरा लॉजिस्टिक अच्छा है, हम दोनों साथ में मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स लेते हैं। ओके स्ट्रैटेजिक बेनिफिट, 2 कंप्यूटर मिल जाएंगे ताकि एक बड़े कंप्यूटर को हरा सकते हैं। ओके ये होता है स्ट्रैटेजिक बेनिफिट। याद है मालिक? और ऐसा एक याद रखना, इकोनॉमिक्स फॉर स्केल, यानी अपन के लिए कॉस्ट, एक्सपीरियंस कर्व, कॉस्ट कंबाइन करना, उसके लिए हम लोग अलायंस में आते हैं। दैट इज नथिंग बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। याद आया मालिक? पोस्ट वाला पॉइंट। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। सर डिसएडवांटेज क्या क्या है? अरे यार तेरे साथ मेरे को प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, तेरे साथ मेरे नो हाउ शेयर करने पड़ेंगे। यार मैं कैसे काम करता हूँ तेरे साथ शेयर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब इसकी वजह से क्या दिक्कत आ गई? इसकी वजह से तू ओके मेरा जब अपना अलायंस खत्म हो जाएगा उसका टाइम के क्या, उस टाइम पे तू इसको यूज कर सकता है ना मालिक? ये गड़बड़, हाँ गड़बड़ होगी नहीं होगी मालिक? अगर ये गड़बड़ हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए इसको ओवरकम करने के लिए तुम बोलोगे इसके साथ एग्रीमेंट करो, लेकिन इंडिया में रहते हैं मालिक, एग्रीमेंट तुमको मालूम है होने के बाद कुछ होगा नहीं। आत्मा क्लियर?
अलायंस की कहानी खत्म करो, अलायंस होने के बाद तेरा आता है तेरी लग गई कौन सी स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट। और इसमें अगर याद होगा रिट्रेंचमेंट, अगर मैंने बोला तुझे रिट्रेंचमेंट लिखना है तो मैंने इसके ऊपर भी टाइम बरोबर डाला था, मैंने बताया था रिट्रेंचमेंट लिखना मतलब कितनी लिखना है, 3। ओके याद रखना, रिट्रेंचमेंट करके एक अलग से स्ट्रेटजी नहीं है, रिट्रेंचमेंट में 3 है। कौन सी 3 है? टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, डाइवेस्ट। पहले क्या करना चाहिए? रिवर्स कर, रिवर्स रिवर्स, टर्न अराउंड नहीं कर पाया, डाइवेस्ट। पूरा यूनिट भेज दिया क्या? नहीं, पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं भेजा, एक यूनिट को भेजा और पूरा ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बंद कर रहे हैं, लिक्विडेट। आत्मा क्लियर? ओके इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कैरेक्टर्स ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड टर्न अराउंड, ये अपने डिस्कस किया था लेकिन मैंने आपको बताया था ये एग्जैक्टली डाइवेस्टमेंट का आंसर है। अगर आप देखोगे इसके नीचे वाले 5 पॉइंट पढ़ो, ये 5 पॉइंट आगे आपको सेम मिलेंगे। सर 5 पॉइंट क्या सेम मिलेंगे? सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बन गया? ऑब्सोलेस, प्रॉफिटेबल नहीं बचा। कोप अप विद क्या है? कंपटीशन, कैपेसिटी ओवर हो गई है एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी फेल हो गई, जिसको अगर याद होगा बिजनेस मिसमैच हो गया। उसके अलावा रिट्रेंचमेंट में या टर्न अराउंड में आपको डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है सम ऑफ द एक्टिविटीज इन बिजनेस गिवन ऑफ द फर्म आर सेल आउट। ये अगर आपको याद होगा ये टर्न अराउंड से ज्यादा डाइवेस्टमेंट में होता है। ओके उसके अलावा डाइवेस्टमेंट इज टू बी व्यूड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी टू इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अगर आप ये आंसर देखोगे, मैंने क्लास में क्लियर किया था, ये आंसर जब होता है ये एक्चुअली टर्न अराउंड या रिट्रेंचमेंट का होता ही नहीं है। अगर आप देखो ये आंसर पढ़ के देखो, आपको मालूम पड़ेगा ये आंसर किसका है, डाइवेस्टमेंट। तो इसमें ज्यादा दिमाग फोड़ी को मत करो, इसके लिए कुछ पॉइंट आता नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको क्वेश्चन आया रिट्रेंचमेंट समझाइए तो क्या लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये इधर पैराग्राफ इतना ही है, लेकिन आपको याद होगा ये पैराग्राफ बहुत डिटेल में अपने बुक में रहता है। जैसे एग्जांपल इन शॉर्ट एकदम सिंपल में क्या लिखने का, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, बात खत्म, ये तीनों को लिखना होगा आपको। ओके और तीनों को पहले तरीके से सीक्वेंस से बनाना पड़ेगा। आत्मा क्लियर? और ये होने के बाद आपके लिए व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, मेजर रीजन तो ठीक है छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए, आगे ही आने वाला है। टाइप्स ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, कितने टाइप्स ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी है? 3। कौन से? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। मेरे ख्याल से तीनों क्लियर है। अब इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पे आपने ध्यान देना चाहिए, कौन सा वाला? टर्न अराउंड के स्टेजेस। कुछ याद है क्या? टर्न अराउंड कैसे रिवर्स करोगे? सबसे पहले आप क्या करो, कॉज ढूंढो, कॉज। इसीलिए पहला क्या करना, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। ओके उस असेस करने के बाद उसको क्या करना, एनालाइज। आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मालूम पड़ा आगे चले गए और डूब गए, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तीसरा सिनेरियो इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट कौन सा प्लान? इमरजेंसी एक्शन प्लान। उसके बाद क्या करना चाहिए, रीस्ट्रक्चर, और वापस क्या होना चाहिए, रिटर्निंग टू नॉर्मल। व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ टर्न अराउंड? टर्न अराउंड करने के लिए 5 स्टेज क्या है? सबसे पहला असेस करो, एनालाइज करो, ओके इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट लेकिन क्या, देखो 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 याद रखना लिखते वक्त, सेकंड में जब आप लिखोगे एनालाइज करके प्लान बनाओ, पर सेकंड में कौन सा प्लान बनाओ, स्ट्रेटेजिक। थर्ड में स्ट्रेटेजिक प्लान मत इंप्लीमेंट करो, इमरजेंसी पहले याद है खून आ रहा है उसको बंद करो, वो याद रखना। तीसरे में इमरजेंसी एक्शन प्लान, और चौथे में अपने आप को रीस्ट्रक्चर करो, यानी वो जो सेकंड में बनाया ना वो थर्ड और फोर्थ मिलकर इंप्लीमेंट होता है, और फिर बाद में तुम्हारी जिंदगी वापस नॉर्मल हो सकती है। दैट इज कॉल्ड 5th पॉइंट। आत्मा क्लियर? और ये होने के बाद है और एक कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कब काम आता है मालिक? कॉम्बिनेशन काम आता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी होती है तो इस कॉन्सेप्ट में आपको याद होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भाई एग्जांपल टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप में मल्टीपल चीजें हैं यार, मैं मल्टीपल स्ट्रेटजी लूंगा। टाटा मोटर के लिए एक्सपेंशन, टाटा इंश्योरेंस के लिए डाइवेस्टमेंट, ओके टाटा कंसल्टेंसी के लिए स्टेबिलिटी, बात खत्म। कॉम्बिनेशन। सर इसमें 2 ही रीजन है कॉम्बिनेशन में जाने के। पहला रीजन क्या है, एनवायरमेंट कैसा है, कॉम्प्लेक्स। यार याद रखना लार्ज भूलना मत रहे, एंड यहाँ पर डिफरेंट बिजनेसेस है उनके लिए अलग अलग प्लानिंग करनी जरूरी है। भारत माता की। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 4 तक की कहानी क्लियर है एवरीबॉडी? पक्का?